आज सुबह सुबह की पहली क्लास लेते हैं हम, और टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे? टीडीएस। टाइम हो रहा है 7:13 हुए हैं बस। ये वाली आवाज जाती है बस, ठीक है। चलो, टॉपिक कौन सी है जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या क्या नाम लिखा हुआ है? एडवांस टेक्स्ट। क्या ये पढ़ेंगे हम? आंसर इज नो। नेक्स्ट लिखा हुआ टेक्स्ट कलेक्शन एंड सोर्स। के ये पढ़ेंगे हम? आंसर इज नो। लेकिन अब बीच में कहीं लिखा हुआ है टेक्स्ट डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि 1/3 ऑफ द चैप्टर में से हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। और खास बात, मैं आपको ये वाला चैप्टर आज क्यों पढ़ा रहा हूँ, जबकि सीक्वेंस में तो डिडक्शन होना चाहिए था। जैसे हमने सारे इनकम, सारे हेड, सब कुछ पढ़ लिया, अब तो बेसिक से कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ा है हमने। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन अब हम डिडक्शन ना करके हम पढ़ रहे हैं टीडीएस। क्या पढ़ रहे हैं? टीडीएस। अब टीडीएस और टीसीएस वाला जो चैप्टर है, ये पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज तक 100% जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है अलग से, और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न इतना सुंदर होता है कि आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। टीडीएस का मतलब क्या होता है ये सब समझाता हूँ आपको, और नोट्स कैसे कैसे बनाने हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर बहुत मेहनत की हुई है। मैंने कहा मैं तो फिर क्यों ही करूँ, सारी चीज़ें लिख के दी हुई हैं। कैप्सूल के नाम से आता है ये, आपको खाना नहीं है बस कि नोट्स बनाने हैं। लेकिन मैं डिस्कशन जो है वो पूरा करेंगे इस पर, कैसे कैसे करना है, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं। आज की क्लास में मैंने सोचा है कि हम इतने सेक्शन पढ़ के आएंगे जो मैंने आपको टॉपिक यहाँ पर लिखे हुए हैं। टीडीएस का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ मैं, जरा जल्दी से देखिएगा। पहले टीडीएस का मतलब समझिएगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो समझाता हूँ आपको, जरा ध्यान से समझिए। मैंने कहा दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, राम और श्याम। श्याम के सर पे ज्यादा भार है, इसलिए श्याम का सर ऐसा ही हो गया है। एक व्यक्ति है जो पेमेंट करता है, और एक व्यक्ति होता है जो इसे पेमेंट रिसीव होती है। तो पेयर कौन और पेई कौन? जो पेमेंट करता है उसे क्या बोलते हैं? पेयर। और जिसके पास पेमेंट जा रही है वो कौन है? पे। गवर्नमेंट ये कहती है, भाई जरा एक बात जरा ध्यान से समझना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वर्ड का मतलब ये होता है, कह रहा पेयर अगर तुमने एक बार श्याम को पैसे दे दिए तो लोगों की जेब में अगर एक बार पैसे चले जाएं तो उसे निकालना बड़ा मुश्किल। तो तुम एक काम करना, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि श्याम तुम इसको किस चीज की पेमेंट कर रहे हो। श्याम कह रहा है कि मुझे तो पैसे मिलेंगे क्योंकि मैंने विनिंग्स जीती है, लॉटरी जीती है, क्रॉसवर्ड पजल जीती है। तो आपको पता होगा इसका रेट क्या है? क्या रेट है बताइए? अगर कोई टैक्स 30% फ्लैट रेट लगता है, तो मान लीजिए राम एंड कंपनी को पेमेंट करनी है श्याम को, और कितने की पेमेंट करनी है? मैंने कहा 1 लाख रुपए का वो जीत चुका है अमाउंट। तो क्या ये चीज आपको पहले से पता है कि ये जो व्यक्ति है राम, वो उसको 1 लाख ना देके कितने पैसे देगा? 70,000 रुपए देगा, और 30,000 रुपए किसके बिहाफ पे? श्याम के बिहाफ पे जमा करा देगा। किसके पास? गवर्नमेंट के पास। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस। टीडीएस ये कहता है कि जब भी कोई पेमेंट कर रहा है, पेयर जो है, पेयर या रिसीवर, पेयर जब पेमेंट कर रहा है, तो पेई को पेमेंट देने से पहले कुछ हिस्सा जो गवर्नमेंट को जाना है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी हमने कि भाई तुम ही जमा कर देना। पहले इसके पास जाएगा, फिर ये टाइम लगाएगा, फिर साल खत्म हो गया, रहने दो, जब पेमेंट करो निकालो और हमारे यहाँ पर। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब इसमें कितने सेक्शन है पहले वो दिखा देता हूँ आपको। ये कह रहे सेक्शन शुरू होंगे कहाँ से? 192 से। उसके बाद बीच बीच में 192A, 193, 194, 194A, फिर 194B, फिर 194BB, फिर 194C, और इस तरीके से चलते 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 हम यहाँ पर कहीं आ जाएंगे 194R तक। क्या मेरी बात समझ में आती है? मतलब बहुत सारे सेक्शन, लेकिन इनकी खास बातें क्या है कि हर सेक्शन की एक कहानी है। मैं आपको कहानी समझाऊंगा। इन दोनों के लोगों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन हो रही है तो आपको टीडीएस काटना और इस रेट से काटना, और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? उन्होंने आपको स्टेटमेंट देंगे, जैसे मैं एग्जाम का कोई क्वेश्चन दिखाऊं अगर आपको, कि एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब क्या हमें बहुत सारा बड़ा बड़ा, जैसे हम पीजीबीपी वगैरह पढ़ा है ना हमने, ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आते। तो चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि टेक्स्ट के अंदर हम आ गए, और टेक्स्ट के अंदर जब आए तो हमें मिले पेपर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। मैंने कहा नवंबर 2023 का अगर मैं क्वेश्चन पेपर देखूं टेक्स्ट का, तो बड़ा भारी भारी सा टेक्स्ट लगता है। ये देख रहे हो आप, बड़े बड़े से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से दिख रहा है आपको। लेकिन ये सब आप कर लोगे, बताइए क्या? क्योंकि लॉस, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ये सब कर लोगे। इनके जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े जैसे मैं बोल दूँ, जैसे एक क्वेश्चन आया है टीसीएस का, थ्योरी का क्वेश्चन आया है 4 नंबर का। सीधा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि क्या नाम है, लगेगा या नहीं लगेगा। उसके बाद मतलब आज तक के ऐसे एग्जाम में कभी भी नहीं देखा गया कि इससे क्वेश्चन ना आया ना। तो टीडीएस और टीसीएस दोनों में से एक ना एक जगह से आपको क्वेश्चन जरूर दिखाई देगा। अगला कोई क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, जैसे कि
एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को पेमेंट कर रहा होगा, एक छोटा क्वेश्चन दिखाता हूं पहले आपको, खुल जाओ भाई जल्दी से। ये देखिए, ये बहुत सारी चीजें बताएंगे आपको कि टैक्स लग रहा है, मतलब एक क्वेश्चन का ऐसा पार्ट होगा, फोर्थ का ये पार्ट, उसमें मान लीजिए 3 ट्रांजैक्शन दी हुई है और आपको पूछा जाएगा कि पेमेंट इसमें टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा। मतलब आप ऐसा मान के चलिएगा कि छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे दिखाई देते हैं ना, जैसे सेट ऑफ के और कैरी फॉरवर्ड के और क्लबिंग के, ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मतलब बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ और पूरा आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इवन ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पर 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, तो ये पार्ट आपको नहीं आता लेकिन ये वाला आता है, ये वाला आता है, और पहले का दूसरे पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, इसलिए मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर। जैसे सैलरी है, अगर आपने गलत कर दिया तो वर्किंग नोट के मार्क्स तो मिलेंगे लेकिन ओवरऑल आंसर गलत आएगा। इसमें ओवरऑल आंसर होता ही नहीं है, इंडिविजुअली आपके सामने ट्रांजैक्शन दी हुई है और आपको बताना है कि क्या जो पेयर है उसे टैक्स डिडक्ट कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है कि चैप्टर कैसा है? अब मैं आता हूं वापस कि चैप्टर को पढ़ेंगे कहां से। तो सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट है इंपॉर्टेंस के हिसाब से मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेक्शन 194B, मतलब जो सीक्वेंस है हमारा 194 192 से लेके, तो उस 192 से सीक्वेंस से ही चल रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर लिखा है मैंने 194B से, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो उन्होंने बनाया उसी में, लेकिन इंपॉर्टेंट की कड़ी हम पहले से पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो सबसे पहला सेक्शन आया कि बताइए अगर हम विनिंग कर ले कहां से, फ्रॉम लॉटरी, दूसरा कौन सा है, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम और अदर। किसी भी तरीके से अगर आप कोई अमाउंट जीत जाते हो तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। आपको मतलब कौन? जो अमाउंट जीता है वो टीडीएस देगा या जो पेमेंट करेगा वो टीडीएस देगा? जो पेमेंट कर रहा है उस व्यक्ति को, जो अमाउंट जीता है उसके बिहाफ पे टीडीएस जमा कराएगा पेयर किसको? गवर्नमेंट को। अब बस मुझे 2-3 चीजें सीखनी होती है इसके अंदर कि टीडीएस किस रेट से कटेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? पेयर कौन होना चाहिए, पेई कौन होना चाहिए, और क्या कोई अमाउंट अप टू तक कुछ एग्जेम्प्ट है या नहीं। ये 4 चीजें आप पढ़ लीजिए, टीडीएस समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैं शुरुआत करता हूं, पहले हमने कहां से शुरुआत करने के लिए बोला है, 194B। वो कहते हैं आप कोई भी अमाउंट जीतोगे भाई साहब आपको देना पड़ेगा। बी का मतलब बताइए कि यहां से क्या होना, बधाई हो, मतलब आप जीत चुके हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? उन्होंने कहा अगर लॉटरी की अमाउंट 10,000 है तो क्या आप बधाई देंगे? कह रहे नहीं, छोटी मोटी अमाउंट तो सब जीतते रहते हैं। अगर आपकी लॉटरी की अमाउंट 10,000 तक है तो ठीक है, अदरवाइज क्या आपको यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिखाई दे रही हैं क्या? कुछ भी नहीं। आप लॉटरी जीते हैं और लॉटरी की अमाउंट 10,000 तक है तो क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा। रेट क्या है टीडीएस का, जल्दी से बताइए? 30%। किसको मिलेगी ये? एनी पर्सन। क्या मेरी बात समझ में आती है? कब करोगे? एट द टाइम ऑफ पेमेंट टीडीएस को जमा करो, और 194B खत्म हो गया। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट था, कोई परेशानी इसमें नहीं। फिर मैंने कहा फिर आ जाओ 194BB। बीबी में भी कोई दिक्कत नहीं। देखो अमाउंट देखो क्या लिखा हुआ है, 10,000। रेट देखो क्या है, 30%। पेई कौन है? एनी पर्सन। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट। तो कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मतलब जब बड़े लोगों को बधाई देनी है, हॉर्स रेस का मतलब समझते हो, बड़े लोगों को बधाई। नॉर्मल जो गेम्स खेल रहे हैं, जो जीत रहे हैं, विनिंग्स जो कर रहे हैं, वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जो हॉर्स रेस करा रहे हैं वो एक अलग मैटर। इसके लिए हमने IUS में वो भी पढ़ा था कि स्पेकुलेशन बिजनेस और अदर गेम्स, अदर इनकम्स। पता है आपको? ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस। मैंने कहा स्पेकुलेशन बिजनेस कह रहे हैं, हाँ वो किस में था स्पेकुलेशन बिजनेस? PGBP में। क्या आप जगराते में आए हैं, जय माता दी बोलने आए हैं? क्या मैं आपको बीच बीच में पीट दूँ तो आपको कुछ दिक्कत तो नहीं? गधो, IOS में आता है क्या स्पेसिफाइड बिजनेस और ये सब? किस में आता है जल्दी बताओ? स्पेकुलेशन किस में आता है? PGBP में। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक्टिविटीज ऑफ ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस। कौन से हेड में पढ़ा था? IOS में। कौन से हेड में पढ़ा था? IOS हेड में पढ़ा था हमने। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके लिए इसकी अलग स्थान था। कह रहे जब हम जीतेंगे तो सेक्शन अलग ही रहेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। क्या मेरी बात समझ? मैंने कहा हॉर्स रेस से जीते मैंने 5,000 रुपये, बताओ क्या करें? हॉर्स रेस से हमने जीते 5,000 रुपये, क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा मैंने लॉटरी जीती 5,000 रुपये की, क्या करूंगा? कुछ नहीं। मैंने हॉर्स रेस से 25,000 जीते और लॉटरी से 15,000, क्या क्या करूंगा? 30% लगेगा। जो लॉटरी से मैंने जीते हैं 15,000 उस पर लगेगा 194B में, और जो हॉर्स रेस से जीते हैं 25,000 उस पर किस पे लगेगा? 194BB में। तो 2 याद हो गए आपको और ये खत्म हो गया, और उसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है और एग्जाम में आने के बहुत कम चांसेस है। क्या मेरी बात समझ में आती है? यानी कि 2 प्रोविजन हमने ऑलरेडी डील कर लिए हैं। कौन कौन से? 194B और 194BB। किस किस को इनकम होगी समझ में आ गया? हर एक व्यक्ति की इनकम पे इस पे लगाया जाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। अब चलते हैं आगे। अगला कौन सा है? 194C। और C बड़ा सुंदर सेक्शन है और बार बार कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया है।
मैं आज आपको सभी का ओवरव्यू और ब्रीफ दूंगा, कौन सी पेमेंट, कैसी पेमेंट, और कल आपको ये दिखाऊंगा कि अभी तक एग्जाम में आए हुए आज ही की क्लास के बेस पर हम कितने क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन प्रोविजन पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखेंगे। कौन से सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं? 194C। बताइए हम पेमेंट किसको कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर को, इसलिए सेक्शन पढ़ा 194C। क्या मेरी बात समझ में आती है? कॉन्ट्रैक्टर को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो दिक्कत क्या है? काट दीजिए आप पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब सवाल ये आया कि कॉन्ट्रैक्टर होता कौन है? जिसे हम काम देते हैं काम करने के लिए, तो पेयर कौन होगा उस केस में, कॉन्ट्रैक्टर या जो व्यक्ति जिसने काम पे रखा है? तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो क्या कॉन्ट्रैक्टर डिडक्ट करेगा टीडीएस या जो कस्टमर है वो डिडक्ट करेगा? जल्दी से बताइए, कौन डिडक्ट करेगा टीडीएस? कस्टमर करेगा ना। कॉन्ट्रैक्टर हमारा काम भी करेगा और हमें पैसे भी देगा। नालायक, पैसे जाएंगे यहां से यहां। क्या मेरी बात समझ में आती है? पैसे जाएंगे यहां से यहां। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो, हमें क्यों पैसे देगा? हम ही देंगे उसको। बाद में देखा नालायक। तो पैसे मेरे यहां से यहां फ्लो कर रहे होंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब टीडीएस के प्रोविजन यहां एप्लीकेबल होंगे। मैंने कहा भाई छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर को तो हम पेमेंट देते ही रहते हैं, ऐसे कि आप मतलब बिल्कुल यार गरीबों वाली बात कर दी तुमने। कह रहे नहीं रुक जाओ, हम किस किस पर लगाएंगे पहले ये देख लीजिए आप। हाँ जी, मैं बता दूँ। मैंने कहा मान लीजिए अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ किसी कॉन्ट्रैक्टर को, इंडिविजुअल पेमेंट 30,000 रुपये की। कितने की? 30,000 रुपये की एक इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस पर कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। इंडिविजुअल पेमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन मैंने कहा अगर मैं ऐसी इंडिविजुअल पेमेंट पूरे साल में करता ही रहूँ तो क्या तब भी नहीं लगाओ? कह रहे नहीं, एग्रीगेट पेमेंट की जो लिमिट रखी है हमने वो कितनी रखी है? 1 लाख। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताना जरा टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने कहा मैंने एक पेमेंट की मई में 25,000 रुपये की, फिर मैंने एक पेमेंट की जुलाई में 28,000 रुपये की, फिर मैंने एक पेमेंट की दिसंबर में 25,000 रुपये की, फिर मैंने एक पेमेंट की फेब में 30,000 रुपये की। समझ नहीं आ रहा कि टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? ग्रेटर देन। क्या मेरी बात समझ में? इसका मतलब अप टू तक भी एग्जेम्प्ट रहेगा, तो उससे तो कोई दिक्कत होता है। टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। कटेगा, कटेगा जी हाँ। अगर मैं पूछूं कि क्या इंडिविजुअली, मैंने कहा मई में पेमेंट कर रहा हूं, क्या टीडीएस काटूं? क्या नहीं, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैंने कहा जुलाई में पेमेंट कर रहा हूं, क्या टीडीएस काटूं? क्या टीडीएस काटूं? क्या अभी तक इंडिविजुअल लिमिट एग्जॉस्ट हुई है? नहीं। मैंने कहा जरा टोटल कर दो इसका, अब तक कितनी पेमेंट हो चुकी है? कितना? 1,08,000। यहां तक, यहां तक 78,000 की पेमेंट हो चुकी है। अब मैं जैसे ही अगली पेमेंट करूंगा वो 1 लाख रुपए को क्या कर जाएगी? क्रॉस। क्या मेरी बात समझ में? तो सवाल यह है टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा? मैंने कहा कटेगा। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो मैं पेमेंट दे रहा हूं इस पर तो टीडीएस कटेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई बताओ जरा? प्रॉब्लम ये हुई कि मैं तो 3 पेमेंट कर चुका हूं, उस पर तो काट ही नहीं, तो बैक डेट पे जाके कैसे काटूं? टीडीएस काटने का ही मतलब क्या है बताओ ना, कि उसके पैसे काट कर देना। मुझे तो नहीं पता था मई में की अमाउंट ज्यादा चली जाएगी, 25,000 की पेमेंट जा रही है। मुझे जुलाई में भी नहीं पता था, मुझे दिसंबर में भी नहीं पता था। मैं तो फरवरी की पेमेंट करते समय मुझे पता चल रहा है कि 1 लाख से क्रॉस कर जाएगी। टीडीएस काटने का मतलब ये होता है अमाउंट काट कर दो। मैंने कहा 3 अमाउंट तो दे चुका हूं। जी हाँ। तो अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा है मेरे पास? फेब की जो मैं पेमेंट दूंगा उस पेमेंट में पूरे जो 1,08,000 रुपए पर जो टीडीएस बनता है उसे माइनस करके, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1% टीडीएस बनता है, तो कितना बना? 1%। 1,08,000 का 1%, 1,080। 1,080। तो 30,000 में से मैं 1,080 माइनस कर लूंगा और क्या नाम है आपको पेमेंट दे दूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? टीडीएस का मतलब क्या होता है और एग्रीगेट पेमेंट का क्या मतलब होता है? वरना डाउट जाना चाहिए सर 3 पेमेंट दे दी, अब टीडीएस बैक डेट में जाके काटेंगे कि? आंसर इज नो। जैसे एक्सीड होगी लास्ट पेमेंट में से आप उसे माइनस कर लेंगे। समझ में आती है बात? लेकिन अब प्रोविजन पे आते। प्रोविजन क्या कहता है? कह रहा पेमेंट अगर आपको करनी है कॉन्ट्रैक्ट करो, तो आप ध्यान रखिएगा जो पेमेंट करोगे वो 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 30,000 से ज्यादा नहीं जा पा रही तो 1 लाख से ज्यादा होनी चाहिए अगर आप एग्रीगेट पेमेंट कर रहे हैं तो। अब जरा ध्यान से देखिए किस पर अप्लाई होती है। देखिए, इंडिविजुअल और एचओएफ नीड नॉट टू डिडक्ट टैक्स वेयर सम इज क्रेडिटेड और पेड एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई तुम इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन नहीं। तुम कौन हो? इंडिविजुअल हो। ध्यान रखना आगे जाके एक सेक्शन आएगा उसका एक्सेप्शन बना है वो। मैंने कहा इंडिविजुअल है, मान लीजिए मैंने कहा संतोष, इसे अपनी लाइफ में बड़ा संतोष है, कह रहा मैं आराम से जीता हूँ क्योंकि मैं सैलरीड व्यक्ति हूँ। कौन सा व्यक्ति हूँ?
सैलरी। अब सैलरीड व्यक्ति हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं बिजनेस से रिलेटेड तो पेमेंट करूंगा नहीं। मैंने कहा अपना घर बनवा रहा हूँ मैं, उसमें मैं कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहा हूँ। किसको पेमेंट कर रहा हूँ? कॉन्ट्रैक्टर को। मैंने कहा पर्सनल घर बनवा रहा हूँ मैं। जीवन में आदमी कमाता है एक बार, पूरे साल कमाता है और पूरी जिंदगी कमाता है, तब जाके घर में पैसा लगाता है वो अपने। क्या मेरी बात समझ में? उसने कहा तुम मेरी घर की पेमेंट पे टीडीएस लगा। उसने कहा नहीं तुम्हारे पे नहीं लगा रहे, हम तो ये जो बिजनेसमैन होते हैं यहाँ पर, के टीडीएस लगेगा? नो टीडीएस, हम तो उस पर लगा रहे हैं। ये जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, उस पर जो पैसा देते हैं उसके लिए लगा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उन्होंने कहा अगर कोई इंडिविजुअल है या कोई एचयूएफ है, और ऐसा इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट है एग्रीगेट टर्नओवर का, तभी तो होता है ना कि उसको अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, बिजनेसमैन है या नहीं। उसने कहा अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर अगर अप टू है, अप टू मतलब इतना है 1 करोड़ के, या फिर ग्रॉस रिसिप्ट किसका? प्रोफेशन का, वो है अप टू कितना? 50 लाख रुपए, तो वो इस साल में उसे कोई भी बिजनेस तरीके के, मतलब वो पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है। मतलब उन्होंने यहाँ पर वो सारे लोग जो बिजनेसमैन नहीं है उनको हटा दिया। यानी कि 194C सेक्शन में जो पेमेंट की जा रही है वो पर्सनल नेचर की होगी या बिजनेस पर्पस की होगी? जल्दी से बताइए। पर्सनल नेचर की। क्या मेरी बात समझ आती है? ठीक, अच्छा। उसने कहा जरा ध्यान से देखिएगा, पेयर कौन होना चाहिए? पेयर मतलब जो पैसे दे रहा है, जो पैसे ले रहा है। पेयर कौन होना चाहिए? जो पैसे दे रहा है। आप सुनो जरा ध्यान से। मैंने कहा 194C में एक बार स्टडी मैट से निकालता हूँ बढ़िया तरीके से, जहाँ आपको 194C दिखे आप मुझे रोक देंगे। हाँ, कहाँ काटा? 35,000 की। हाँ, 35,000 पे काटेगा। हाँ, 25,000 नहीं काटेगा। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, सही डाउट है आपका। रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि अगर सर यहाँ पर 35 होता तो क्या होता? तो 35 होता तो क्या मैं इस 35 पे टीडीएस काट चुका हूँ? यस। अब जिस दिन ये एग्रीगेट ऐड होगा तो मैं एग्रीगेट में 1,08,000 रुपये लिखूंगा और उसमें से कितना माइनस कर दूंगा? 35,000। वो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। या 1,8 पे निकाल लो आप 1,080 और उसमें से 350 रुपये माइनस कर देना, जो ऑलरेडी हट चुके हैं। तो जो बचा हुआ टीडीएस है वही यहाँ से माइनस होगा। बस सिंपल, माइनस कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दो राय है। समझ में आया ये वाला पॉइंट? ठीक। माइनस करके 1 लाख से कम हो रहा नहीं, वो तो टीडीएस की अमाउंट है। आपको तो एग्रीगेट पेमेंट देखनी, ये 1 लाख से क्रॉस होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये 1,01,000 हो गई और टीडीएस हो गया 1,050 रुपये, तो क्या 99,950 रुपये पे लगेगा? कि हाँ लग गया, वो तो क्रॉस हो गई है। यही डाउट आ रहा है ना आपको कि अगर मान लीजिए चारों का एग्रीगेट पेमेंट 1,01,000 हो जाए और 1,01,000 पे टीडीएस कितना आएगा? जल्दी से बताओ। 1,010। तो क्या करूंगा मैं? उसे 99,000 में पहुंच जाएगा, 99,990। तो अब आप ये बोल रहे हो सर ये 1,01,000 हो गया, माइनस करेंगे टीडीएस तो 99,990 हो गया। तो क्या फिर से टीडीएस? हाँ टीडीएस तो लग गया, 1,01,000 हो गया। लास्ट पेमेंट में से 1,010 रुपये माइनस हो जाएगा। और पूछो, क्या पूछ रहे हो? आप 1,01,000 पे टीडीएस निकालो, उसमें से ऑलरेडी 35,000 पे जितना जा चुका है उसे हटा लीजिए आप। जैसे मान लीजिए 1,010 आया, उसमें से 350 हटा दो आप, वो तो आप जमा ही कर चुके हो ना। जो बच गया है उसे 30,000 में से माइनस करके दे देना। बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं इसको आपको स्पेसिफिकली लेके आया हूँ स्टडी मटेरियल में पढ़ाने के लिए। क्या, जरा ध्यान से देखेंगे। कह रहे टेक्स्ट टू बी डायरेक्टेड एट सोर्स 194C में एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, किसी भी तरीके का इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड द, किसी में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन मुझे आपको लास्ट वाला पॉइंट पढ़ाना है। लास्ट वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। Any person being an individual HUFBI who has a total sales, gross receipt or turnover from business or carried on business exceeding 1 करोड़। exceeding मतलब वाले उन्होंने किसको कवर किया है यहाँ पर? जिनका एक्सीड हो रहा है या जो छोटे लोग हैं? 194C में किसको लेके आए? जिनका एक्सीड हो रहा है, मतलब जो बिजनेसमैन है, या फिर अब प्रोफेशन वाला केस है तो 50 लाख, मतलब कौन सा? बड़े लोग। और अगर यही अप टू वाले होते इंडिविजुअल, देखो किसी कंपनी ने पेमेंट की किसी फर्म को, क्या आएगा? क्या आंसर इज यस। लेकिन वो कह रहा है अगर कोई इंडिविजुअल एचयूएफ टकरा जाए ना तो उससे पूछ लेना भाई इंडिविजुअल एचयूएफ तो कौन से वाले हो? कौन से वाले का मतलब समझ में आया? अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ यहां पर है, कौन से वाला है? जिसका एग्रीगेट टर्नओवर चाहे 1 करोड़ से कम है।
ध्यान से समझना, मैं इसमें लिख के दिखा देता हूं आपको। जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल और एचयूएफ है, आप भी देखना एग्रीगेट टर्नओवर अगर मैं कहूं अप टू 1 करोड़ है या फिर ग्रॉस रिसिप्ट अप टू 50 लैक्स है, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो पर्सनल नेचर का करा रहा है पर्सनल पर्पस के लिए, या दूसरा क्या हो सकता है बताओ, बिजनेस पर्पस के लिए। बताइए टीडीएस कहाँ कटेगा, जल्दी से बताइए, दोनों पे ही नहीं। भाई अगर मैं बोलूं आपसे किसी व्यक्ति का एग्रीगेट टर्नओवर, ध्यान से समझना, किसी व्यक्ति का एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 1.2 करोड़ है, ध्यान से समझना मेरी बात को, और उसने बिजनेस पर्पस के लिए खर्चा किया है, बताइए जरा टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा, और अगर उसने पर्सनल पर्पस के लिए खर्चा किया है तो लगेगा या नहीं लगेगा, बताओ कौन से वाले पर्पस पे लगेगा। प्रोफेशन मतलब टर्नओवर बोला है मैंने, वहां मत चले जाना 1.2 करोड़ भाई, वहां से वापस आ जाओ, बताओ कौन से केस में लगेगा टीडीएस। नींद आ रही है आपको, हैं शक्ले शक्ले बना रहे हो, पानी पी लो खड़े हो गए। हाँ ऐसा लग रहा है आप सो के उठ के आ गए हो, मतलब समझ रहे हो ना आप बात को, बस बेड बाहर ही छोड़ा हुआ है, यहाँ से क्लास छूटी नहीं और आप बेड पे पड़े नहीं, नहा के आया करो क्लास में शाम को। हाँ जी बताओ, बिजनेस पर्पस वाले पे टीडीएस लगेगा और पर्सनल पर्पस वाले पे नहीं लगेगा। कोई भी व्यक्ति है भाई, कंपनी तो नहीं कराएगी ना पर्सनल पर्पस के लिए, तो पर्सनल पर्पस के लिए कौन कराएगा, इंडिविजुअल और एचएफ। तो एक बार हम क्लियर कर लेते हैं, दोबारा से जरा ध्यान से देखिए 194C, बार बार कह रहा हूं मैं, टाइम लगाएंगे इसमें। 194C में पेमेंट कर रहे हैं किसको, कॉन्ट्रैक्टर को। अगर मैं इंडिविजुअल और एचयूएफ की सिर्फ बात करूं और मेरा जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो अप टू 1 करोड़ है या ग्रॉस रिसीट अप टू 50 लाख है, तो इस सेक्शन में मेरी बात ही मत करना। चाहे मैं बिजनेस पर्पस करूं चाहे मैं पर्सनल पर्पस करूं, मेरी बात ही मत करना यहां पर, क्योंकि मैं छोटा वाला बिजनेसमैन हूं। लेकिन अगर मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे बताइए, तो चेक करना मैं बिजनेस पर्पस से कर रहा हूं या पर्सनल पर्पस से। अब कंपनी थोड़ी कहेगी ये तो मैं अपने घर बनवाने के लिए कर रही हूं, कंपनी का कौन सा घर होता है, दोनों में से एक व्यक्ति है तो बिजनेसमैन होगा या प्रोफेशन होगा, दोनों में से क्यों होगा। अरे भाई साहब उससे बाहर आ जाओ, वो इनकम और टर्नओवर थी। नालायक। रेट ऑफ टीडीएस क्या रहेगा जरा ध्यान से देखिएगा, उसने कहा रेट ऑफ टीडीएस रखेंगे हम 1%, वेयर पे इज, देखो मैं आपको कमाल की बात बता दूं, ये ऐसा चैप्टर है मतलब छोटी छोटी सी बातों पे बात बदल जाती है। अभी हम इंडिविजुअल एचयूएफ कर रहे थे, उसने कहा जो कॉन्ट्रैक्टर आपके यहाँ काम कर रहा है अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आप उस पर रियायत दिखाना, 1% लगाना बस, और उसके अलावा कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, चाहे एओपी बीओआई है, कंपनी है, कोई भी है, उस पर 2% लगाना। अब देखो दोबारा से सर चकरा जाएगा आपको, दोबारा बोलो। पहले मैं बात बोलता हूं, मैं कौन, मैं जिसने अपॉइंट किया। अगर मैं इंडिविजुअल एचयूएफ हूं, कौन हूं मैं, इंडिविजुअल और एचयूएफ, मैं ऐसा इंडिविजुअल और एचयूएफ हूं जिसका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1 करोड़ या फिर ग्रॉस रेट अप टू 50 लाख है। क्या आप मेरे से बात करना चाहते हैं, आंसर इज नो, ये 194C में कवर ही नहीं होता। दूसरा मैंने कहा मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है या ग्रॉस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, क्या आप मेरे से बात करेंगे क्या, हाँ, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, 194C के अकॉर्डिंग। मैंने कहा मैं अपना घर बनवा रहा हूं, मेरे से बात करोगे क्या, कह रहे नहीं, अगर बिजनेस पर्पस से तो बात करो, बात खत्म। फिर दूसरी बात किसमें, 30,000 और 1 लाख में, वो आपको समझ में आ गई है। फिर चौथी बात ये है जिससे काम करवा रहे हो, अगर वो इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो अमाउंट लगेगी 1%, और अगर उसके अलावा कोई है तो अमाउंट लगेगी 2%। क्या 194C समझ में आया। और देखो मजेदार है, तभी तो बार बार पूछे, मैंने स्टार लगाया इस पे, इसलिए तो बार बार, वैसे थोड़ी पूछेंगे भाई हॉर्स रेस आया, अरे कोई भी रेस आया हो वो 30% लगा के क्वेश्चन कर देगा, तुम आधा 1 नंबर काट लेना सेक्शन का, और क्या होगा।
क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दिमाग तो यही लगेगा। अब मैंने कहा मैं इस प्रोविजन को समअप करना चाहता हूं, लेकिन आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो कितना परसेंट लगेगा? 1%। अगर अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ है, कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या लगेगा? 2% निकलेगा। अगर अच्छा एक बात बताओ, ट्रांसपोर्टर है तो कह रहे भाई ट्रांसपोर्टर है तो नील कर देना, लेकिन ध्यान रखना वो छोटा ट्रांसपोर्टर होना चाहिए। मैंने कहा छोटा ट्रांसपोर्टर, कह रहा 44 AE से पूछ के आओ। बताओ, अरे उसका छोटा ट्रांसपोर्टर थोड़ी गलत बताया था। कौन होता है छोटा ट्रांसपोर्टर 44 AE के हिसाब से? जिसके पास पूरे साल किसी भी एनी गिवन डे में 10 से ज्यादा के व्हीकल्स नहीं थे, चाहे वो लाइट वेट हो चाहे वो हैवी वेट हो। क्या मेरी बात समझ में? तो उसने कहा अगर तुम किसी ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करो भाई उनको बख्श देना, जीएसटी में अलग से प्रोविजन है उनके लिए। कह रहा 35,000 कर दो, तो मैंने कहा उस सब में मत जाओ, वो 10,000 35,000 तो कैश की पेमेंट वाली बातें थी, लगेगा ही नहीं। समझ में आती है? उसने कहा सब कॉन्ट्रैक्टर ट्रांसपोर्ट बिजनेस में है, कह रहे उस पर भी नहीं लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना वो क्या फर्निश करते हैं? पेन फर्निश। पेन मतलब क्या होता है जी? पेन कार्ड जो होता है आपका वो फर्निश करते हैं। क्या मेरी बात समझ में? यहां पर मैं जब भी बोलूं आपसे कोई भी रेट और उसमें लिखा है कि पेन कार्ड नहीं दिया, तो भूल जाना कोई भी रेट है उस पर कितने परसेंट लग जाएगा? 20%। बात खत्म। कह रहे अगर अपना पेन फर्निश करोगे तो जो रेट हम समझा रहे हैं वो पढ़ लेना। कह रहे अगर पेन फर्निश नहीं करोगे और 20%, विच एवर इज हायर। किसका? क्या कह रहा था? अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। एबीसी लिमिटेड मेक्स फॉलोइंग पेमेंट्स टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स एक कॉन्ट्रैक्टर है फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क ड्यूरिंग द ईयर 23-24। मैंने कहा मिस्टर एक्स का मतलब यहां पर है इंडिविजुअल। क्या मेरी बात समझ में आती है? इंडिविजुअल को पेमेंट जा रही है या इंडिविजुअल पेमेंट कर रहा है? तो पेमेंट कर कौन रहा है? एबीसी लिमिटेड। कर किसको रही है? इंडिविजुअल। तो मैंने कहा एक बात तो तुम भूल जाओ कि इसका ग्रॉस रिसीप्ट और एग्रीगेट टर्नओवर ये सब तो गई बात। क्यों? क्योंकि पेमेंट कौन कर रहा है? कंपनी। मैंने कहा अब जिसको पेमेंट जा रही है तो रेट पे बात आ जाएगी। रेट 1% लगाऊं या 2%? 1% लगाएंगे। कि यहां तक क्लियर हुआ? अब लगेगा या नहीं लगेगा ये चेक करेंगे। तो पहले आपको ये समझ में इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर वाला कुछ चीज आई नहीं। कह रहे 20,000 रुपए की पेमेंट की हमने 1 मई को, फिर उसके बाद 25,000 की 1/8 को। आपको कुछ दिक्कत लग रही है अभी तक? फिर कह रहे 28,000 तक। बताओ टोटल कितना हो गया? 73 या 63? 73 की पेमेंट हो गई। वो कह रहे 30,000 की और करेंगे। मैंने कहा रुक जाओ, अब रुक जाओ। मैंने कहा टोटल करो जरा फटाफट से। 1 लाख कितना हो गया? 3,000। रेट कौन सा लगेगा? 1%। ध्यान रखना अप टू 1 लाख एग्जेम्प्ट का मतलब ये नहीं होता 1 लाख से ऊपर लगाएंगे, ये आप जानते हैं, आप पूरी अमाउंट पे लगाते हैं। तो 1,13,03,000 का 1% बताओ कितना हुआ? हाँ जी 1,030। अब ये जो 1,030 रुपए हैं ये सभी की टीडीएस है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी और इसकी भी। मैंने कहा वो तो जो जा चुके हैं क्या उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं क्या? नहीं। कह रहे 30,000 में से आप 1030 माइनस करके उनको पेमेंट दे देना, जो कि बनता है कितना? 28,970 की आप उन्हें फाइनल पेमेंट दे देना। कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे डिस्कस वेदर एबीसी लिमिटेड इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। मैंने कहा हाँ। कह रहे इस सेक्शन में करेंगे? मैंने कहा हाँ। आगे फॉर पेमेंट मेड टू मिस्टर एक्स। मैंने कहा हाँ। जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, लास्ट फाइनल पेमेंट ये है और तो बाकी सब सही है ही। क्या 194C समझ में आया क्या? पक्की बात है? पक्की बात है। ठीक। मैंने कहा एक बात बताता हूँ अब मैं आपको जीवन में, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में। कह रहे व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर है क्या चीज़? क्या काम करता है वो हमारे लिए? मैं क्या बताता हूँ। देखो मान लीजिए मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया और मैंने कहा मैं शनि बाजार से कुछ टी शर्ट्स लाया हूँ, क्या तुम इस पे लोगो लगा के मेरे कोचिंग का मुझे दे दोगे? इंडिविजुअल ही है ये भी। क्या मेरी बात समझ में आती है? दूसरे वाले केस में मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई मैं सोमवार बाजार से कुछ टी शर्ट लाने गया था लेकिन उस दिन सोमवार नहीं था इसलिए बंद थी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो एक काम कर, टी शर्ट तू ही दे दियो, मतलब टी शर्ट भी दे रही, लोगो प्रिंटिंग जो भी है वो सब तेरा, और मुझे यहाँ पर डिलीवर कर दिया। इनमें से वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है?
कॉन्ट्रैक्टर किसको बोलेंगे यहाँ पर, फर्स्ट वाले को या सेकंड वाले को? जी नहीं, ये है सेल। ये क्या है? सेल। सामान उसका, काम उसका, सब कुछ ऐसे क्या बोलते हैं? सेल। यहां पर पेमेंट जा रही है टू अ कॉन्ट्रैक्टर जिसमें मैं कुछ काम करा रहा हूं उससे, ये तो सेल है। इस पे तो जीएसटी लगाएंगे, टीडीएस क्यों लगाएंगे? क्या मेरी बात समझ में आती है? भाई जब सामान ही तुम्हारा है, सामान तुम्हारा बना के तुम दे रहे हो तो तुम तो बेच रहे हो ना। मैं कोई सामान दूंगा तो तुम कॉन्ट्रैक्टर कहलाओगे, यहां तो तुम सप्लायर हो। तो इसका मतलब यहां पर अगर मटेरियल जो है वो कस्टमर सप्लाई करेगा और उस पर कोई काम करना है तो आप कॉन्ट्रैक्टर कहलाएंगे। अगर मटेरियल भी तुम्हारा और काम भी तुम करो तो भाई तुम तो सामान बेच रहे हो, सीधी सीधी बात। अब मैं जो जिससे मैंने टी शर्ट बनाई, मैंने उसे कपड़ा नहीं दिया, उसने खुद लाया, तो मैं उसने मुझे सेल किया या वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है? सेल की है उसने। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये है हमारा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा 194C। कह रहे वर्क का मतलब क्या होता है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या चीज? हाँ, डेफिनेशन ऑफ वर्क। कह रहे वर्क्स इंक्लूड क्या क्या चीजें? एडवर्टीजमेंट कर दो, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीकास्टिंग, इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। देखो हर एक वर्ड का ना मतलब है और पेपर में यहीं से पूछा जाता है। क्या मतलब है इसका बताता हूँ। मैंने कहा मान लीजिए कोई टीवी चैनल बताइए, कोई अच्छा सा चैनल। सोनी। क्या कह रहा है? सोनी। आप सुनो जरा ध्यान से। सोनी साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप एक काम करो यार, इधर सुन लो। सोनी साहब मेरे पास आए, पंजाबी हैं, कह रहे एक काम करो तुम, टेक्स्ट की क्लास चलाते हैं सोनी पे। किसकी क्लास चलाते हैं? टेक्स्ट की। मैंने कहा मेरा कोई विचार नहीं है। कह रहे रोस्टिंग क्लास चलाते हैं, चलो। मैंने कहा हाँ इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। मैंने कहा इसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है। कह रहे कुछ बनाओ बढ़िया सा। मैंने कहा तुम्हें या कुछ? कह रहे मुझे मत बनाओ, अच्छा सा कुछ बनाओ, पहले आप उसे बनाओगे फिर हम उसे यहाँ पर टेलीकास्ट करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। दूसरे केस में मैंने कहा इससे पहले तुम कुछ टेक्स्ट वेक्स की बातें कर रहे थे, मेरे पास लेक्चर्स हैं, अगर तुम्हें चाहिए तो दे दूंगा, चला लेना, अगर तुम मुझे पैसे दोगे। कह रहे हाँ वो भी चला लेंगे, उसे नॉन पीक आवर्स में चला लेंगे। क्या मेरी बात समझ में? जहाँ लोग ज़्यादा देखेंगे वहाँ आपके वाले टाइमिंग डाल देंगे, रोस्टिंग वाला जो पार्ट है। और लेकिन अगर मैंने कहा मेरे पास तो रिकॉर्डेड है, मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें थोड़ी करनी है, आप बस चला देना। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी कुछ है, उसको मैं उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ उसको? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। तो इसमें से 194C कहाँ अट्रैक्ट होगा, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? फर्स्ट, सेकंड, दो ही हैं। सेकंड में ऑलरेडी मेरे पास लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, उसमें मैंने कहा 10 बजे चला देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फर्स्ट में टीडीएस लगेगा कि प्रोविजंस लगेंगे या सेकंड में? दोनों में। दोनों में नहीं, एक बताओ। सेकंड, फर्स्ट। एक बस सनती बच्चा है जो लॉजिकल बातें करता है, इसमें टीडीएस नहीं लगेगा। क्यों? मैंने कहा मेरे पास कोई चीज है, वो मेरा, मैं उसका कॉन्ट्रैक्टर थोड़ी ना हूं। जरा ध्यान से समझो। उसने कहा भाई साहब आपके पास एक सामान है, जरा हमारे उस पर चलवा देना। जा, उसके कहने से मैंने कुछ बनाया है क्या? नहीं, उसके कहने से मैंने यहां बनाया था, बनाओ। मैंने कहा बना दूंगा। तो यहां पर कॉन्ट्रैक्टर कौन है? सोनी टीवी या मैं हूं कॉन्ट्रैक्टर। सोनी टीवी मेरे पास आया था, कह रहे भाई साहब हमारा काम कर दो, जरा एक ऐसी चीज बना दो, फिर उसे ब्रॉडकास्ट करेंगे। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा यहां पर मेरे पास एक चीज है, वो ले गए, तो इसे तो सेल की तरह ट्रीट करोगे ना। एक ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी बन चुका है, जो मेरे पास है, उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की बात कर रहे हैं वो। और ये देखना पेपर में घुमा देते हैं ऐसे ही। बच्चा कहता है 30,000 1 लाख, सर मजा आ गया, आगे चलो आप। वो कहता है रुक जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, पहले ये बताओ। क्या मेरी बात समझ में? 2-2 4-4 नंबर में पूछी जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। क्या मेरी बातें समझ में आती है? इसलिए मेरा चैप्टर ही मुझे बड़ा फेवरेट लगता है। जैसे लिवरेज एक चैप्टर है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, सुना है आपने? ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइंड, है ना, ऐसा कुछ करके। चलो ठीक है,
क्या यहाँ तक बातें समझ, अकाउंट्स में नहीं एफएम में नालायक। कह रहे अगर आप कैरेज कर रहे हैं, इधर सुन लीजिए, अगर आप कैरेज कर रहे हैं गुड्स की, पैसेंजर्स की, एनी मोड ट्रांसपोर्टेशन अदर देन बाय रेलवे, केटरिंग करा रहे हैं, केटरिंग का मतलब समझते हैं? मैंने कहा यहाँ पर मैंने एक फंक्शन रखा, उसमें केटरिंग करवाई, बताइए जरा टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा। क्या ये बात समझ? मैंने कहा मेरे घर पे फंक्शन था, मैंने उसके लिए केटरिंग करवाई, क्या उस पर लगेगा? क्या नहीं लगेगा? पर्सनल नेचर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग a product according to the requirement of specification of a customer using material purchased from such customer, वो देगा मुझे मटेरियल, ध्यान रखना। अगर मैं उसका मटेरियल इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सेल हो गई ना, उसने मटेरियल खरीदा, अपना सामान प्रोडक्ट बनाया और मुझे बेच रहा है, तो सेल हो गई। जैसे टी शर्ट वाले केस में, तो जो मटेरियल है वो कहाँ से आना चाहिए था? कस्टमर से, उससे एसोसिएट से या उसके एजेंट से। क्या मेरी बात समझ में आती है? हमेशा मटेरियल कौन देगा? कस्टमर। किसको देगा? कॉन्ट्रैक्टर को। उसके बाद जब उस पर वो कोई काम करेगा, जैसे मैंने कहा मुझे फर्नीचर चाहिए था, तो मैं फर्नीचर वाली शॉप पे गया, मैंने कहा यार फर्नीचर चाहिए था मुझे, कस्टमाइज कराना है। तो कह रहे सर हमारे पास दो ऑप्शन है, आप फर्नीचर ला के दे दीजिए, हम कस्टमाइज करके दे देंगे, दूसरा आप हमारे यहीं से कस्टमाइज करके फर्नीचर ले जाइए, दोनों ही ऑप्शन है उसके पास। तो मैंने कहा यार तुम ही बना दो और तुम ही दे दो। तो क्या ये कहीं से आपको लग रहा है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है या इसमें? नहीं। लेकिन अगर मैं दूंगा उसको फर्नीचर ला के, तो क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे कहाँ कहाँ नहीं लगेगा ये 194C, ये बातें पता होना बहुत ज़रूरी है। कह रहे मैं पेमेंट कर रहा हूँ ऐसे व्यक्ति को जो जिसके पास 10 ईयर लेस गुड्स कैरेज है एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, मतलब जो हमारे GTA वाले होते हैं उनसे तो भाई दूसरी ट्रांसपोर्टर वाला मना कर दिया था मैंने आपको। हैज़ फर्निश्ड एंड डिक्लेयर टू हिज इफेक्ट अलॉन्ग विद हिज पेन, ये कंडीशन है उसकी, मतलब 10 से ज़्यादा है, उसका बिजनेस है ये। क्या मेरी बात समझ में आती है? और उसने पेन फर्निश कर दिया है 10 से कम। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आपका 194C यहाँ पर नहीं लगेगा, बाकी आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, 194C खत्म हो गया। क्या मेरी बातें समझ में आती है? सब पता चल गया, पेमेंट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन व्यक्ति होना चाहिए, सारी चीज़ें पता चल गई आपको। ठीक। उसके बाद आया मैं किस पे? 194, किसी पे भी नहीं, इलस्ट्रेशन 4 पे। सर्टेन कंसेशंस आर ग्रांटेड टू ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन इन कंटेस्ट ऑफ कैश पेमेंट 40A3 वाली और डिडक्शन ऑफ टैक्स 194C वाली। कह रहे समझाओ उसे। मैंने कहा बताता हूँ मैं तुम्हें। 40 सेक्शन अगर वाला पूछ रहा हो तो डिसअलाउंस की बात करता है। अभी PGBB ताज़ा पढ़ के आए और हम तुम्हें बताएंगे कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर तुम एक दिन में एक व्यक्ति को 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट करते हो तो उसे डिसअलाउड कर दिया जाता है और आपके PNL में माइनस नहीं करने दिया जाएगा। वहीं अगर ये कोई ट्रांसपोर्टर होगा तो ये लिमिट 10,000 से चेंज होकर 35,000 हो जाती है। और जो यहाँ की आप बातें कर रहे हैं तो ये कह रहे 194C में एक कॉन्ट्रैक्टर आता है हमारे यहाँ पर, तो उन्होंने कहा अगर उसका बिजनेस ही ऐसा है हायरिंग वगैरह का या ट्रांसपोर्ट वगैरह का, तो ध्यान रखना वो छोटा होना चाहिए, मतलब 10 से कम गुड्स के कैरेज होने चाहिए उसके पास, प्लस वो अपना पेन डिक्लेयर कर दे, इसका बिजनेस है इसी चीज़ का और वो अपना पेन डिक्लेयर कर दे, तो उस पर नहीं लगेगा। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पर बना दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? और ये हमारा शुरू हुआ, खत्म हुआ 194 कौन सा? C। मैंने कहा मैं नोट्स में वापस जाता हूँ, जरा चेक करता हूँ। 194 C। छोटे छोटे से अब सेक्शन आ रहे, जैसे कि कौन सा है? इंश्योरेंस की कमीशन। क्या आपको तीनों याद है? देखो इस TDS में आपको रेट, सेक्शन, अमाउंट सब कुछ याद होना पड़ेगा। अभी तक मैंने 3 बताए हैं। पहला वाला कौन सा था? 194B की पेमेंट कौन करेगा? कोई भी। किसको करेगा? किसी को भी। अमाउंट 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए तब ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा। रेट क्या होगा? 30%। 30% के रेट से हम आपके ऊपर TDS लगा देंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। सेम गोज फॉर 194BB, जिसमें पेमेंट कौन कर रहा होगा? पेयर। पे किसको कर रहा होगा? पे को। कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकते हैं। कितने की पेमेंट? 10,000 से ज़्यादा। रेट क्या होगा? 30%। बात खत्म। फिर आते हैं 194C में, जिसमें थोड़ी थोड़ी बातें हैं। पहले बात करते हैं पेयर की। पेयर कौन होना चाहिए? कह रहे एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शुड नॉट एक्सीड 1 करोड़ इन केस ऑफ अ बिजनेस SSC और शुड नॉट एक्सीड 50 lakhs इन केस ऑफ अ प्रोफेशन वाला SSC। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर ये सारे पर्सन पेमेंट कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्ट में जो वर्क है वो डिफाइंड होना चाहिए, मतलब जो हमने आपको बातें बताई थी कि काम क्या क्या होता है, उसमें कोई भी काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मटेरियल प्लस जो भी उसमें कस्टमाइजेशन है वो मुझे सप्लायर ही प्रोवाइड कर रहा है, तो उसे सेल बोलेंगे हम, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर उन्होंने कहा अमाउंट के बारे में आपको क्या कहना है? मैंने कहा अगर तुम इंडिविजुअल अमाउंट्स पे कर रहे हो और वो 30,000 से जो कम आती जा रही है उस पर मत काटते हुए जाना, जो ज्यादा आती जा रही है उसमें साथ साथ काटते जाना, और जैसे ही 1 लाख क्रॉस कर जाएगी
जैसे ही 1 लाख क्रॉस कर जाएगी उस पर टोटल टीडीएस टू बी डिडक्टेड निकाल लेना, जिसमें से जो ऑलरेडी डिडक्टेड होगा उसे माइनस कर देना, और जो अमाउंट बच जाएगा टीडीएस टू बी डिडक्टेड उसे लास्ट पेमेंट में से माइनस कर। समझ आया? करके दिखाऊं? आगे समझ में? पक्की बात है। जो इंडिविजुअल और एचयूएफ होगा, अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है आपका तो रेट लगाएंगे कितना 1%, और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ से अदर देन होगा तो वो रेट क्या लगाएंगे 2%। बस बातें खत्म हो गई। उसके बाद आपको बता दिया कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर होगा तो उस पर लगाएंगे ही नहीं। आई होप आपको बातें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। आपको नींद तो नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं 194D पे। 194D में उसने बोला कि भाई साहब जब दम निकल जाएगा तब बातें करोगे? कह रहे हाँ इंश्योरेंस। क्या मेरी बात समझ में आती? कह रहे इंश्योरेंस एजेंट अगर मुझसे कमीशन ले रहा है तो भाई देखो जरा ध्यान से, जहां पर भी कमीशन आ जाए, कसम खा लो कसम, जहां पर कमीशन आ जाएगा 15,000 रुपए की अमाउंट याद रखेंगे, 3 जगह कमीशन आएगा। क्या मेरी बातें समझ में आती है? कमीशन का अमाउंट जैसे ही 15,000 प्लस हो जाएगा, नहीं आ रही आपको? पानी पी लो आप। मैं मतलब पढ़ा नहीं पा रहा हूँ ऐसे, आपको पता नहीं, मुझे पिट पिट जाओगे या तो जाओ पानी पी के आओ। मुझे ही लग रहा है कि देखने में तो नशेड़ी क्लास में भाई थोड़ा थोड़ा तरीके से है ना, पता है हमें शाम को क्लास है। सुबह सुबह नींद निकली तुम्हारी अभी? चलो, कभी भी कमीशन की बात की जाएगी, कभी भी कमीशन की बात की जाएगी तो कमीशन का जो अमाउंट रहेगा वो 15,000 रहेगा, ये तो हमें याद रह जाएगा। और जब दम निकलता है तो इंश्योरेंस कराते हैं, इसलिए इंश्योरेंस की कमीशन जो है 194D में। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ, ये ताली वाली बजाना मेरे पास, जब सेक्शन सारे याद करा तो तब। उसने कहा अगर 15,000 पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर क्रॉस हो जाएगा तो आपको लगाना है। कह रहे कौन पर्सन? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी इनकम बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन रिवॉर्डिंग फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोड्यूसिंग इंश्योरेंस बिजनेस। किसी भी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं, कह रहे किसको पेमेंट करो? किसी को भी पेमेंट करो, और रेट क्या रहेगा 5%। ये भी याद रखना है आपको, 15,000 5%, बात खत्म। क्या मेरी बात समझ में आती है? 194 क्या है? डी, खत्म हो गया। क्या मेरी बात समझ में आती है? डी के बाद मैंने कहा क्या आपको पहले कमीशन वाले ही सारे करा दूं मैं? कह रहे कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स कितना है? 15,000। कितना? 5%। और बच्चे जैसे ही देखते हैं ना लॉटरी टिकट, कह रहे यस 30% सर, करके आ गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कह रहे सर 194B में ही करके आया हूं क्योंकि मुझे घोड़े दिखाई नहीं दिए। क्या ये बात समझ में आती है? आप सेल करा रहे हो इनकी टिकट्स की, क्या करा रहे हो? सेल। और जी में क्या लगाओ बताओ? अब जरा आप लॉजिक लगाओ। लॉटरी टिकट्स की सेल करा रहे हैं, बताइए। गोल्ड, ठीक, गोल्ड, गोल्ड लॉटरी की सेल करा रहे हैं हम टिकट्स की, है ना? चलो कोई बात नहीं। क्या आपको ये समझ में आया? जो अमाउंट है वो कितने से ज्यादा होनी चाहिए? 15,000 से, और रेट क्या होगा? 5%, बात खत्म, कुछ भी और दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहे कमीशन और ब्रोकरेज अगर इसके अलावा कुछ भी होगी तो यहाँ आएगा 194H में। एच में मतलब ये है हमारा, मतलब जिसका कोई नहीं उसके हम, जिस कमीशन का कोई नहीं उसके हम। क्या मेरी बातें समझ में आती है? तो हमने टोटल मिला के कितने कमीशन के सेक्शन पढ़े? 3। पहला, जब दम निकलेगा तो 194D याद आएगा और आप कराएंगे इंश्योरेंस, और उसका कमीशन अगर कोई ले रहा है तो 15,000 से ज्यादा और 5%। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर सनत वाला लॉजिक, जी, जी का मतलब क्या है? गोल्ड, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। लॉटरी टिकट्स, है ना? किसकी? अच्छा खुद ही भूल गए थे, नालायक। कमीशन, हाँ, ऐसा लॉजिक बना दो जो सामने वाले को भी भूल जाए। हाँ ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर आप लॉटरी टिकट्स कभी खेलने जाए और आपकी किस्मत खुल जाए तो आपको 194G में अगर जिसने लॉटरी बेची है वो कमीशन अगर कमा रहा है, क्या मेरी बात समझ में आती है? उसकी टिकट से अगर किसी ने बेची है तो 15,000 से ज़्यादा जाते ही 5% पे टैक्स लगा। मैंने कहा 25,000 की पेमेंट करी, बताना जरा। तो 25,000 का 5%, कोई दिक्कत है क्या? बताओ कितना आता है 25,000 का 5%? 1250, बस खत्म। तो 15 पे निकालेंगे क्यों? अरे मेरे SRCC 15,000 पे निकालेंगे ही क्यों? क्या मैं सुबह 6 बजे क्लास रख लूं अगर ऐसी दिक्कत है तो? नालायक।
फिर 194H कहता है भाई जिसकी कोई भी कमीशन नहीं उसके हम हैं, तो 194H आएगा कि कमीशन और ब्रोकरेज उसके अलावा, किसके अलावा, 194D और 194G के अलावा जो भी कोई व्यक्ति कमीशन की पेमेंट मिल रहा होगा जिसको, तो 15,000 से ज्यादा और प्लस 5% का रेट रहेगा। बात खत्म हो गई। हमने कितने सेक्शंस बोल, हाँ हमदर्दी दिखा, हमने कितने सेक्शंस पढ़ लिए? 6। पहला सेक्शन क्या था? 194B। देखो सारे बड़े नहीं है, कुछ सारे छोटे भी हैं, हालांकि छोटे खत्म होते जा रहे हैं। तो 194B और दूसरा क्या है? 194BB, उसके बाद 194C, 194D, 194, अब हमने चेंज कर दिया डायरेक्शन और सीधा कमीशन वाले पॉइंट पे है। 194 किसमें? G में और 194H में। बात खत्म। इसमें पढ़ने लायक कौन सा था बताओ? सारे, लेकिन याद करने लायक 194C है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। तो हमने कहा इंश्योरेंस कमीशन की भी हमने बात कर ली है। अब आ गया है 19, हाँ उस पर भी लगा देता हूँ। कहाँ गया? G पे और H पे लगा दूँ। कह रहे अब एक बात बताऊँ आपको, DA मतलब है नहीं, दम निकल गया है और आत्मा भी गई। आत्मा, क्या मेरी बात समझते हो? सम रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉइंट को वही बच्चा कर सकता है जिसने पीजीबीपी में एक्सपेंस पढ़ा हो कि अगर आपने 31 मार्च 2012 तक कराया है तो 20% ऑफ द लाइफ इंश्योर्ड अगर आपने प्रीमियम पे किया है। क्या आपको याद है ऐसा कुछ पॉइंट? हाँ वेरी गुड वेरी गुड। पहला तो चैप्टर क्लियर होना चाहिए। तो कौन से चैप्टर में था? iOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नालायक। और 31 मार्च 2012 के बाद, सुनो, 31 मार्च 2012 के बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा 20% कर दिया। क्या मेरी बात समझ में? और 12 से 13 तक 20% ही रहा। क्या मेरी बात समझ में? कह रहे हाँ। 31 मार्च 2012 से पहले 20% था, 12 और 13 के बीच में 10% था। एक साल बाद उन्हें अकल आई कि 10% प्लस हैंडीकैप्ड के लिए कितने परसेंट? 15%। और आज तक वही चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सुनो जरा ध्यान से। उन्होंने कहा अगर आपको मैच्योरिटी पे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है तो आपके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स। क्या मेरी बात समझ? आदमी तो गया। क्या मेरी बात समझ में आती? हाँ जी, क्या चीज? हाँ अभी करूंगा, रुक जाओ, नालायक। सेक्शन कौन सा है जरा सेक्शन बताओ? सेक्शन 194 DA। DA में क्या कह रहे हैं? मैंने नहीं सुना ना। मैच्योरिटी किसकी? LIP। LIP का मतलब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने कहा बताता हूं फिर तुम्हें इसके बारे में 2-3 बातें। मैंने कहा 1/4/2022 को, 1/4/2022 को आपने एक पॉलिसी कराई, पॉलिसी कराई आपने 25 लाख रुपए की, और उसका आप एनुअल प्रीमियम पे कर रहे थे, प्रीमियम 3 लाख रुपए पर एनम। ध्यान से समझना मेरी बात को। मैंने कहा आज जब इस पे मैच्योरिटी हुई तो मैच्योरिटी पे 25 लाख तो नहीं मिले वो मुझे, लेकिन कह रहे 15 लाख रुपए तुम्हें दे देंगे। मैंने कहा मैच्योरिटी कब हुई? कह रहे 31 मार्च 2024 को मैच्योरिटी हुई है, या 25 को। आज मुझे ये पैसा मिल रहा है। कह रहे बताओ आप क्या, आप इस पैसे पे TDS लगाना चाहते हैं? उन्होंने कहा हाँ TDS हम लगाना चाहते हैं। TDS कैसे लगाएंगे वो बता देता हूँ आपको। कह रहे मैच्योरिटी पे पैसा कितना मिल रहा है, जरा बताना जरा दोबारा से। 15 लाख रुपए तुम्हें मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल रहा है। इसमें से जरा माइनस कर दो तुमने प्रीमियम कितना पे किया, क्योंकि भाई वो तो तुम्हारा खर्चा है, उसका थोड़ी फायदा हुआ, आपकी जेब से भी तो गया। तो मैंने कहा भाई 3 लाख पर एनम लगे मेरे, और कितने साल तक लगे? 3 साल तक। तो कितने पैसे चले गए मेरे? 9 लाख रुपए। तो कितनी अमाउंट बच गई? 6 लाख। कह रहे इस पे TDS लगेगा। परसेंटेज बता दो अभी अलग अलग। पहले बात समझ में? कह रहे ठीक है। मैंने कहा अच्छा अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं तो क्या उस पर TDS निकाल दोगे? एग्जाम्पल नंबर 2। क्या चीज? क्या कह रहे हैं? लगेगा या नहीं लगेगा ये तो बता सकते हैं। 1/4/2022 को पॉलिसी अमाउंट, अभी आप ये बताना लगेगा या नहीं लगेगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लगेगा या नहीं लगेगा। प्रीमियम
2 लाख पर एनम का, और फिर से हमें पैसे जो मिले हैं मेच्योरिटी उसी साल पर हुई है, मेच्योरिटी 31 मार्च 2025 को हुई है, और जिसमें तुम्हें 15 लाख रुपए रिसीव हुए हैं। ये बता दो बस इतनी अमाउंट पर लगेगा। नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपका प्रीमियम जो आपने लिमिट्स पढ़ी हैं 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 15% ऑफ सम एश्योर्ड, 20% ऑफ सम एश्योर्ड, अगर उन जितने भी डेट्स के हिसाब से, तो आज ताजा क्या डेट चल रही है बताइए, 10% और 15%। नॉर्मल व्यक्ति है तो 10% हमने कहा नॉर्मल व्यक्ति होगा, तो उसकी जो पॉलिसी अमाउंट है वो कितनी है, 25 लाख। क्या इसका जो प्रीमियम अमाउंट है वो 10% से लेस है ऑफ सम एश्योर्ड? तो अगर ऐसी कोई अमाउंट तुम्हें मेच्योरिटी पे मिल रही है, दैट अमाउंट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट फॉर द पर्पज ऑफ TDS, no TDS is required to be deducted। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। मैंने कहा रुक जाओ, एग्जाम्पल नंबर 3। अब अगर तुमने अमाउंट गलत निकाला और तुम यही सोचोगे मैं अमाउंट निकालने वाला दूंगा ही नहीं, है ना। मिस्टर ए है, पॉलिसी ली उसने 1/4/2020 पे, ध्यान से समझना, 1/4/2020 में उसने पॉलिसी ली है। इधर सुन लो भाई चंपू कुमार, और he died on 31 मार्च 2024। डेट देख के मरा था ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। मेच्योरिटी 31 मार्च 2024 पे, और फिर उन्हें अमाउंट रिसीव हुई उसे अमाउंट रिसीव हुई, कह रहे पूरे 30 लाख जितने की पॉलिसी है, उसमें क्या दिक्कत है। फिर सवाल ये आया प्रीमियम अगर आप बता दें तो बहुत बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा आपको 2 तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर जो प्रीमियम है वो 2.5 लाख पर एनम है तो कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा, और अगर 4 लाख पर एनम है तो कितनी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। जल्दी जल्दी बता दो आप। ईयर्स जरा ध्यान से देखना, ईयर बताओ बताओ, पहले में नहीं लगेगा, सोच लो। दूसरे वाले बताओ। अरे निर्दयियों, मेच्योरिटी हो रही है, कोई मर रहा है, एक व्यक्ति मर रहा है, जरा ध्यान से सोचो। उसके घर वालों को तुम पैसे देने जा रहे हो, उधर से गवर्नमेंट आई, कह रहे भाई साहब हाँ TDS देखो, मारे कान पे खींच के। मैंने क्या बोला है आपको, मेच्योरिटी पे जो पैसा मिल रहा है। इधर सुन लो नालायको, क्या लिखा है यहाँ पर, मेच्योरिटी। क्या लिखा है यहाँ पर, मेच्योरिटी। हेड का ही नाम क्या है, मेच्योरिटी। और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंसान को मार रहा हूँ, कहीं लिखा है मेच्योरिटी? नहीं। अगर ये वाला गलत निकाला ना तुम तो इस बार पीटूंगा तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर 4, मैंने कहा छोटा क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, ये लो। 1/4/2020 को 1/4/2020 को पॉलिसी अमाउंट थी मेरी 90,000 की, ठीक है। और प्रीमियम जो था मेरा, जो एनुअल प्रीमियम में पे करता था वो था 8,000 पर एनम। और मेच्योरिटी 31/3/2023 को हुई इसकी, जिस पे मुझे अमाउंट मिला 60,000 रुपये। बताइए कितनी अमाउंट पर टैक्स लगेगा? क्यों है क्या क्या क्या? क्या कह रहे हो आप, मुझे बताना जरा, दोबारा बताना। क्या 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 दोबारा बताना। नहीं रुक जाओ, पढ़ना जरा क्वेश्चन को दोबारा। नहीं, और पढ़ भी रहे हैं दोबारा, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो दोबारा? एग्जाम है, क्यों निकालोगे इस पे टैक्स? तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हो इसमें? मैंने कहा 2 + 2 कितने होते हैं बताना जरा। अब सिर्फ सनत बताएगा और कोई नहीं बताएगा। केस नंबर B,
अभी रुक जाओ, अभी चलिए चलता हूँ। प्रीमियम जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये पर एनम है। बाकी सब भी निकाल के रखेंगे, लेकिन पहले ही पिटेगा। नहीं वो पहली बात, निकलेगा या नहीं निकलेगा आप बताइए। निकलेगा। उन्होंने कहा नहीं निकलेगा। कह रहे छोटी मोटी अमाउंट 1 लाख तक की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने आपको डांटा कहा? मैंने आपको डांटा क्या? मैंने आपको डांटा नहीं, मैंने बड़े प्यार से बोला। मैंने कहा छोटी मोटी अमाउंट है, 1 लाख तक नहीं निकलेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो इंश्योरेंस पॉलिसी में 2 ही कंडीशन है। पहली चीज़, आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो डेथ पे मिलेंगे तो एग्जेम्प्ट होगा, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है क्या वो पॉलिसी से ज़्यादा था, पॉलिसी से कम था, कुछ भी नहीं। क्या मेरी बात समझ? डेथ के केस में अगर डेथ नहीं हो रही है व्यक्ति की और अमाउंट जो है वो 1 लाख से कम का है तो भी मत निकालो। तो तीसरा केस क्या हुआ? एक तो डेथ नहीं होनी चाहिए थी, दूसरी चीज अमाउंट 1 लाख से ज्यादा है, और तीसरी चीज जो सम एश्योर्ड है वो उसके जो प्रीमियम है वो लिमिट से ज्यादा जा रहा है, तब टैक्स लगेगा। क्या तीनों बातें समझ में आई जो मैंने बोली? यही बात समझ में? दोबारा बताऊं आगे? ठीक। अब चलते हैं एक बार स्टडी मटेरियल पे। अरे कहाँ पहुंच गए हम? कहाँ चला गया इसमें? वन 194 ए पे आ गए हम। सी हमने देख लिया था। क्या ये डीए हमें पढ़ाना चाहते हैं? सर्च करता हूँ मैं। 194 डीए पेज नंबर 50 पे तो दिया हुआ है उसने, 59 पे भी दिया हुआ है। इसने ऐसे करके दिए हुए, मुझे दिखेगा नहीं इसमें, टेढ़ा करना पड़ेगा। क्या चीज़? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा क्वेश्चन कराऊंगा मैं सीधा, क्या करूंगा एसएस लेके और इससे पढ़ा दूंगा कैप्सूल से। ये लो कैप्सूल, कैप्सूल के नाम से इन्होंने लॉन्च किया, मैं क्या करूँ? कह रहे 194 डीए है। डीए का मतलब क्या है बताइए? एनी सम जो आपको मिल रहा है अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और जिसका जो अमाउंट है वो कितना है, जरा ध्यान से देखिएगा। यानी कि एग्जैक्ट 1 लाख हुआ तो क्या आप टैक्स लगाएंगे? कह रहे हाँ, तो हम टीडीएस लगाएंगे अगर एग्जैक्ट इक्वल्स टू भी हुआ तो। क्या मेरी बातें समझ में आती है? इस चीज़ को जरा ध्यान रखेंगे आप। आगे, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग पर्सन, ये भी सही है। एनी रेजिडेंट है, 5% भी सही है और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है एट द टाइम ऑफ पेमेंट भी। लेकिन ये दिक्कत वाली बातें हैं क्योंकि उन्होंने पूरी बातें नहीं लिखी है। मैंने कहा तुम्हें मैं ठीक करके रहूँगा, लेकिन कहाँ है 194 डीए? कहीं दिखाई दे रहा है आपको? कितने घटिया तरीके से लिखा है। ये रहा 194 डीए, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ऐसे देखो। एग्जेम्पशन, ये मुझे पढ़ाना है आपको, जरा ध्यान से देखिएगा। The sum received under a life insurance policy which fulfills the conditions specified in section 1010D और 1010D में वो 10%, 15%, 20% वाली बातें थी। कोई बात नहीं, छोड़ो। अरे क्या करना हमें, क्वेश्चन के फोटो खींच के हम सीधा क्वेश्चन करेंगे ना, तुम डरते क्यों हो? ये लो 194 डीए का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन फॉर टीडीएस एट सोर्स अंडर सेक्शन 194 डीए। मैंने कहा बताता हूं अभी। मिस्टर एक्स एक रेजिडेंट है जिसे पैसे मिलने हैं कितने के? 4.5 लाख रुपए। क्या ये 1 लाख से ज्यादा है? यस।
ऑन 31 मार्च 2024 टुवर्ड्स मेच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि 1/4/2021 को लेके। इसका मतलब ये है कि क्या ये 10% वाले रिजिम में आएगा? यस। कह रहे सम एश्योर्ड 4 लाख रुपए का था, तो पॉलिसी जो अमाउंट है क्या 4 लाख जो प्रीमियम है उनका, क्योंकि एनुअल प्रीमियम है कितने का, पैसे मिलने कितने हैं 4.5 लाख। मैंने कहा सुनो जरा ध्यान से, पैसे मिलने हैं 4.5 लाख रुपए। पॉलिसी अमाउंट कब ली थी ये बताओ जरा, 1/4/2021 और 31/3/2024 को वो खत्म हो रही। तो इसका मतलब हमने प्रीमियम पे किया 1,25,000 इंटू 3, 75,000 बचेगा। ये 75,000 क्या 1 लाख से ज्यादा है या 1 लाख से कम है? क्यों, किसमें? हाँ जी, तो 75,000 पे लगेगा टीडीएस, और टीडीएस एट द रेट 5% लगेगा। टीडीएस, हाँ जी, 3750 रुपये का टीडीएस लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बताओ ये फर्स्ट पेमेंट पे हटाऊंगा या लास्ट पेमेंट पे, जल्दी से बताइए। 3750 रुपये, इसमें कुछ नहीं होता, मेच्योरिटी के टाइम पे पैसा मिलता है और आपको काट के देगा आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाला। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे मिस्टर वाई भी एक रेजिडेंट है, उसे 3.95 लाख रुपए मिलने हैं। 31/3/2024 को लाइफ पॉलिसी ली थी उसने, 31/3/2012। मैंने कहा रुक जाओ, कितने साल छोड़ो, पहले परसेंटेज बताओ क्या रहा था उस समय पर 31/3/2012, 10% या 20%? ये 12-13 है या 11-12 है? आगे थोड़ी पीछे बोलो ना, 31 मार्च 2012 है ये, 11-12 का मतलब 12 से पहले है तो 20% होगा। 12-13 में 1/4/2000 किससे? 12 से, फिर उसके बीच में 13 में 10% था दोनों के लिए। फिर 1 साल बाद उनको अकल आई थी। क्या दोबारा बताऊं सारी बातें? अरे गधो, तुम्हारे लगा ही तो नहीं है, बस दिक्कत तो यही है। मैंने कहा मान लो ये 31 मार्च 2012 है, तो कह रहे ये 31 मार्च 2012 की खिड़की यहाँ बंद हो गई है और यहाँ से शुरू होगा 1/4/2012। क्या मेरी बात समझ में आती है? और यहाँ पर होगा 31 मार्च 2013। इससे पहले की सारी अमाउंट्स पे लगता है कितना? 20%। इस बीच में था सभी पे कॉमन 10%, और आज चल रहा है एक जगह 10 और एक जगह 15। पहले ये चीज़ क्लियर हुई है। अब ये जो काम हुआ है ये कब हुआ है? 31/3/2012, मतलब पहले वाला काम है। यानी कि जो रेट लगेगा वो कौन सा वाला होगा चेक करने के लिए? 20%। फॉर विच सम एश्योर्ड जो है 3.5 लाख रुपए है और प्रीमियम जा रहा है 26,100 का। मैंने कहा 10% के हिसाब से निकालू अगर, तो प्रीमियम कितने का है? सम एश्योर्ड 3.5 करो जरा, इसका 10% करेंगे तो 35,000 तब भी चला जाएगा, और अगर 20% करेंगे तो 70,000। अब किसी बच्चे ने अगर 10,000 से करके दिखाया है तो क्या उसे मार्क्स मिलेंगे? क्या नहीं मिलेंगे? 10% से अगर करके दिखाया होगा तो करके किससे दिखाना है? 20%, 70,000, जो कि कम है आपका एनुअल प्रीमियम। तब हम बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने साल से पैसा दिए जा रहे हैं, बताइए जरा। 12 से लेके पैसे कब मिलना है? 24, तो कितने साल हो गए? सीधे सीधे 12 साल। 31 मार्च 2012 को लिया था और 31/3/2024 को पैसे दे रहे हैं, तो 12 से 12 24, 12 से 24 12 साल का प्रीमियम माइनस कर दूं? मैं भी तो वही कह रहा हूं, तुम प्लस कर लो। 12 साल है, ठीक। मैंने कहा 12 साल तक तुम पैसे देते रहे 26,100 रुपए। उसे जरा मल्टीप्लाई करो कितने से? 12 से, बताओ कितनी पेमेंट आ गई? 3,13,000। कितना? रुक जाओ, 3,13,000, ठीक है। 3,13,000 कितना? 200। 3,13,200। और कितने पैसे मिलने वाले हैं हमें? 3,95,000। जरा एक बार माइनस करके बताओ। 81,800 पे आपको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये सम एश्योर्ड जो है प्रीमियम के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। मिस्टर जेड एक रेजिडेंट है जिसे पैसे मिलने हैं 95,000 रुपये, और जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो 90,000 वगैरह। मैंने कहा तुम तो रहने ही दो यार, तुम छोटे मोटे पैसे मिल रहे हैं, तुम रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा एक बार प्रीमियम चेक करके बताना जरा मुझे। सम एश्योर्ड 90,000 का है, प्रीमियम भर रहा था 10,000, तो बच्चे का लालच आएगा। 10% से ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन हाँ जी, 1 लाख से कम है इसलिए नहीं लगेगा। अब सारी अमाउंट आपको दिखाता हूँ, जरा चेक करेंगे जरा ध्यान से। 1010D में कह रहे पहले वाला एग्जाम था ना, इसमें 5% लगा देंगे और 75,000 पे लगाएंगे, और अमाउंट निकाल के नहीं दिखा, कह रहे लगा देंगे बस। TDS आपने पूछा था ना, एक कहाँ निकाला है?
5% का TDS का निकाला। फिर उसने कहा ना ना क्वेश्चन ने बोला था एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी नॉट कंप्यूट, और ऐसे ही बच्चा करते तो काट देंगे पूरे नंबर। कह रहे निकाल के कहाँ दिखाया तुमने? क्या मेरी बात समझ में आई? तो निकाल के दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे क्योंकि अब देखो ये क्या है 20%, अगर किसी ने 10% से हिसाब से किया होगा तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन नंबर नहीं देंगे। और लास्ट में कह रहे क्योंकि तुम गरीब हो, कितने पैसे मिल रहे हैं तुम्हें, लेस देन 1 लाख, इसलिए नहीं लगाएंगे। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? 1 लाख की लाइफ की पॉलिसी कौन लेता है? आगे चलते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह कहाँ से आ गई इसमें? चलो वापस। मैंने कहा हम चले वापस, और हमने एक और पड़ाव पार कर लिया है, और पड़ाव का नाम क्या है? 194D। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? ई से आपको पढ़ाता हूँ, बड़ा छोटू सा सेक्शन है। ई का मतलब अंग्रेज, अंग्रेजों पे लगता है ये, इंग्लिशमैन बोल लीजिए आप, मुझे अंग्रेज लगता है ई से। क्या मेरी बात समझ में आती है? कह रहे अगर कोई नॉन रेजिडेंट तुम्हारे यहाँ के किसी स्पोर्ट्स अथॉरिटी, कह रहा ब्रेटली बाहर से आ गया, रिकी पॉन्टिंग बाहर से आ गया, कोई भी व्यक्ति, कोई स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन बाहर से आ गई है, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर वो आपके यहाँ आएंगे तो क्या आप TDS लगाना चाहेंगे? मैंने कहा बिल्कुल TDS लगाना चाहूंगा। कहाँ है 194E? क्या आपको कहीं पे अमाउंट दिख रहा है? अमाउंट कह रहा नहीं अंग्रेज है, लूटो, इसे कोई लिमिट मत दो ही मत, 1 रुपए की भी लिमिट मत दो, 5 रुपए भी अगर ले रहा है टैक्स लो। क्या मेरी बात समझे? फिर आधे रेट पे क्या करें? मैंने कहा बताता हूँ, अभी सारे बैठ के नहीं लूटने का प्लान बनाते हैं। देखो देखो 20 से तो ज़्यादा जा ही नहीं सकते, वो विनिंग का केस है 30%, और अगर आप पेन फर्निश ना करें तो 20 से तो ज़्यादा नहीं जा सकती, तो कंफर्म वाली बात है। ठीक है, तो आते हैं कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं हम? 194E। ई कहता है कि आप किसको लूटेंगे? अंग्रेजों को। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसका नाम पढ़वा देता हूँ आपको। पेमेंट टू क्या लिखा हुआ है? नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? अगर ये वाले लोग हैं तो आ जाइए आप। मैंने कहा ठीक है, तो अंग्रेजों, अब तुम्हारा हिसाब किताब करता हूँ। मैंने कहा प्रोविजन बता रहा हूँ तुम्हारे लिए, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए मैंने कहा अंग्रेज हमारे यहाँ आया, मैंने कहा भाई मैं तुम्हें 10,000 की पेमेंट करूँगा। कह रहे 10,000 तक तो विनिंग भी एग्जाम है। मैंने कहा तुम्हारे लिए नहीं, तुम जीत थोड़ी रहे हो। कह रहे मैं तो कमेंट्री कर रहा हूँ। मैंने कहा फिर लगेगा पहली चीज़ तो। कह रहे सर 1-2% ही देखा है मैंने तो, और ज़्यादा 5% देखा है, 10% देखा है अभी तक, 1, 2, 5, 10 ऐसे ही देखा है। आप मेरे ऊपर कितना लगाएंगे? मैंने कहा ला पेन दिखा, अपना पेन कार्ड दिखा। मैंने कहा 1% लगाऊँ तेरे ऊपर, पेन कार्ड दिखा तो पहले यहाँ का। पेन कार्ड होगा क्या उसके पास? कह रहा नहीं। मैंने कहा 20% लगाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर कह रहा ठीक है मैं आप जा रहा हूँ। मैंने कहा जब तू भाग जाएगा ना तो लास्ट में जब टैक्स निकलता है ना 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकलता है इस पर, पता है तुझे? अब तू तो इस पूरे साल यहाँ रहेगा नहीं, तो अभी चला जाएगा, तो इसका 4% तो मुझे अभी दे। तो ये हो गया 20.8%, नॉट 24%, क्योंकि वो टैक्स का लगता है। मैं अमाउंट में भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जैसे 10,000 का 20% बताइए कितना? 10,000 का 20% कितना हुआ? 2,000 रुपये। मैंने कहा इसमें 4% ऐड करो, 4%, क्योंकि टैक्स की अमाउंट पर 4% लगता है, नॉट द इनकम अमाउंट। कितना आया था? 80। तो क्या मैं बोल दूँ 2,080 रुपये हैं? और ये मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, 20.8% निकाल के जरा चेक करो। क्या मेरी बातें समझ में आती है? 4% से बुरा मत मानना, वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है, और वो लास्ट में टैक्स की अमाउंट पे ऐड होता है। तो इसका जो इफेक्टिव रेट निकल के आएगा अंग्रेज पर, इफेक्टिव रेट, क्या मेरी बात समझ में आती है? वो कितना आएगा? 20.8। क्या ये कभी भी आपसे कम परसेंटेज मांगे तो कभी डाउट आएगा क्या आपको? नहीं। बोला पेन कार्ड दिखा दे, तुझे कम परसेंटेज दे दे, दिखा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, ये है 194E, और 194E हो चुका है खत्म। समझ में आती है बात? ठीक है। मैंने कहा अपनी वाली लिस्ट में जाएंगे, जो हमें आज सेक्शन खत्म करने हैं उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, मतलब टिक कर देता हूँ 194E। डबल ई अभी नहीं कर रहे हैं हम। हमने कहा पहले वाले पेज की क्या हमने ऑलमोस्ट कर लिए हैं। एक लाइन का प्रोविजन है, मैंने कहा मज़ा नहीं आ रहा, मुझे कोई अच्छा वाला कराऊंगा। अभी एच वाला भी कर लिया है मैंने कहा कोई अच्छा वाला बताओ। 194J बताऊंगा, जैसे सी है ना वैसे J है। मैंने कहा एक ऐसा करता है, छोटे छोटे से चल रहे, मज़ा नहीं आ रहा। 194J पे आते हैं। कह रहे J में है कौन? पहले ये देखो, प्रोफेशनल। सरकार जलती है इनसे, इसलिए जो सेक्शन है वो है J। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्योंकि ये लोग सरकार से भी भिड़ जाते हैं कभी कभी। टैक्स में सारी कमियां है ना, सारे प्रोफेशनल निकाल रहे हैं, और सरकार को हर साल ऑर्डिनेंस लाके से बदलना पड़ रहा है। कभी जीएसटी में कोई बदलाव करने पड़ रहे हैं। अभी देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे इंडेक्सेशन हटा दिया है इन्होंने। 1 साल रुक जाओ तुम, 1 साल बस, वापस आ जाएगा। अब बच्चा जो है वो सोच रहा है कि मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ, टीचर सोच रहा है मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, है ना? तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है, क्योंकि क्वेश्चन के नीचे लिखेगा वुड योर आंसर डिफर इफ असेसी वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। मैंने कहा असेसी वांट्स टू ऑप्ट आउट ऑफ आवर फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट, पहले इससे ऑप्ट आउट कराओ। मैंने एक वीडियो देखी थी, अभी वो मेट्रो में जा रही थी, ऐसे खड़ी हुई थी,
आसपास किसी ने सीट नहीं दी। मैंने कहा होना यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, और ऊपर से पैर ऐसे फैला लो सनत की तरह, जानवरों की तरह, आगे से हट जा। क्या मेरी बात समझ में? ऐसे बेहुदा लोग। चलो 194 जे पे आते हैं। भाई मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए नहीं। हाँ, कह रहे प्रोफेशनल हमारा करेंगे क्या? कह रहे प्रोफेशनल सर्विसेज देंगे, टेक्निकल सर्विसेज देंगे, रॉयल्टी कुछ पेमेंट मिलेगी उनको, बुक वगैरह लिख देंगे तो नॉन कॉम्पिटेंस फीस मिलेगी। नॉन कॉम्पिटेंस फीस क्या होती है बताओ जरा? हाँ, मैंने कहा एक बात बताओ, जैसे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं होता। ये नॉन कॉम्पिटेंस फीस का मतलब बताता हूँ। मैंने कहा मैंने एक ऐसी अफवाह उड़ाई एच पॉकेट में, मैंने कहा केडीसी की एक ब्रांच यहाँ खुलने वाली है, ध्यान से समझना। तो एच पॉकेट में बहुत सारे कोचिंग हैं। अब एच पॉकेट में बहुत सारे कोचिंग है, इसके दो पॉजिटिव होते हैं, वहाँ के भी बच्चे होंगे। हम खराब पढ़ाएंगे तो हमारे भी उधर चले जाएंगे, और हम अगर अच्छा पढ़ाने लगे तो वहाँ के भी इधर आ जाएंगे। ऐसी मैंने हवा उड़वाई। किससे? जो हमारे क्या नाम है, ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर नहीं होता कि यहाँ केडीसी वाले प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रांच खुलने वाली है, तो तुरंत उनका फोन आया कि भाई साहब ब्रांच मत खोलो। मैंने कहा डर गए? कह रहे नहीं, दुकानदारी तो खराब होती है, आप समझते ही होगे बिजनेस के अंदर। कह रहे हम आपसे डरे नहीं, तो जो अच्छा पढ़ाएगा बच्चा तो वहीं पढ़ेगा। मैंने कहा हाँ, लेकिन कह रहे बहुत ज़्यादा अगर आसपास अच्छा पढ़ाएगा ना तो बहुत जल्दी शिफ्ट करेंगे। जैसे 2 गोलगप्पे वाले आसपास हो जाए ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। थोड़ा दूर हो ना तो कह रहे बच्चों को तकलीफ भी आनी चाहिए, वो पहले से डिसाइड करे पढ़ना कहाँ पर है। तो कह रहे आप वहीं रहो। इनका मन तो मेरा है, लेकिन अब तुमने फ़ोन कर दिया, अब तो मैं जरूर आऊँगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा 2 घंटे ही पढ़ाए, सही करे 2 घंटे के तो काम है। मैंने कहा हाँ 2 घंटे ही पढ़ाएंगे। क्या मेरी बात समझ में? उन्होंने कहा आप फीस ले लो हमसे नॉन कॉम्पिटेंस। कह रहे हाँ। तो जो नॉन कॉम्पिटेंस फीस है ये आपकी किसी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ की वजह से मिलेगी आपको, इसलिए 194 जे में कवर होती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? और उसके बाद कौन सी रेम्यूनरेशन है? कह रहे डायरेक्टर को प्रोफेशनल होते हैं? कह रहे हाँ, एम्प्लॉय थोड़ी होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं आपके यहाँ डायरेक्टर्स। सैलरी थोड़ी लेते हैं, तो होल टाइम और वर्किंग वाले जो डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। नॉर्मली डायरेक्टर्स क्या होते हैं? काम करने आते हैं, वो आपके एम्प्लॉय नहीं होते डायरेक्टर्स। क्या मेरी बात समझ? तो डायरेक्टर्स को जो भी रेम्यूनरेशन जाती है वो 194 जे में कवर होती है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, लेकिन क्या ये इतना आसान है? कह रहे नहीं। कह रहे लिमिट बताओ कि कितनी लिमिट दे दें कि उस पर टीडीएस नहीं लगना चाहिए, कि अगर आप एक व्यक्ति को पैसे दे रहे हैं तो कितने की लिमिट तक पैसे, जैसे पेमेंट होती है ना, पेमेंट सिंगल पेमेंट, कितने की लिमिट तक पेमेंट ना करें बताओ? मैंने कहा एक व्यक्ति को जब आप एक बार में पैसे देंगे तो कितने पैसे हों कि 5,000? हाँ एक बार में, वन टाइम वाले 10,000, 10,000, 20,000। कह रहे प्रोफेशनल है, मोची नहीं है। समझ में आ गई बात? 5,000, 10,000 है लिमिट। 30,000, 5 और 30 में कोई फर्क नहीं है क्या? 6 गुना का, 1.5 गुना। यहाँ से 1.5 गुना सैलरी दिलवाओ मुझे, आज छोड़ रहा हूँ मैं। खुशी? चलो वापस आ जाते हैं। किस पे चले हम, जल्दी से बताओ? 194 किस पे? जी। कहाँ है जी? ये रहा जी। कह रहे अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटेंस फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तो ध्यान रखना 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए। कह रहे और जरा ध्यान से सुनना, ये जो डायरेक्टर कह रहा है ना, मैं भी इस लाइन में उसके कान पकड़ के बाहर निकालो। कह रहे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पे अप्लाई नहीं होती, 30,000 तुम्हें 5 रुपए मिलेगी, तुम टैक्स दोगे। क्या बात समझ में आई? मैंने कहा फिर तो एक चक्कर पड़ गया। मैंने कहा प्रॉब्लम आ गई। कह रहे क्या? मैंने कहा बताता हूँ, देखो सेक्शन कौन सा है? 194 जे। अब इस 194 जे में ये देखो किस किस चीज़ के नाम से पैसे मिल रहे हैं, ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, खाली एक चीज़ नहीं है। पढ़ो। प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कॉम्पिटेंस फीस, ये सारी चीज़ें। मैंने कहा एक प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने कहा क्या? मैंने कहा मान लीजिए मैं ही केडीसी में काम करता हूँ, तो ये मुझे पैसे दे रहे हैं, जरा ध्यान से समझना, ठीक है? तो मैंने कहा एक तो ये मुझे प्रोफेशनल फीस देते हैं, ठीक है? दूसरा मैंने कहा जब भी किसी आईपैड में, टीवी में कोई परेशानी आती है, मुझे आगे बुलाते हैं कि सर देख लो जरा, आप कनेक्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा रुक जाओ जरा, इसके लिए मैं पैसे लूँगा, किस नाम से? मैंने कहा और इन्होंने मुझसे बोला है कि अपने नोट्स मार्केट में मत बेचना आप। मैंने कहा फिर मैं तुमसे क्या लूँगा? कह रहे तुम भी मत बिकना मार्केट में। मैंने कहा नॉन कॉम्पिटेंस फीस।
कह रहे हम तुम्हें यहाँ का डायरेक्टर बनाते, मैंने मुझे नहीं चाहिए क्योंकि 194J में उसकी एग्जाम्शन नहीं बनती, मुझे बस वो बात बताओ जिसमें एग्जाम्शन मिलती है। क्या मेरी बात समझ में है? तो ये सारे पैसे मुझे मिल रहे हैं। अब मैंने कहा इसमें पता है थोड़ी सी दिक्कत हो गई क्योंकि 194J उन्होंने भी पढ़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ? कह रहे 8-8 हज़ार रुपये देंगे, अब लगा लो तुम। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, अमाउंट कितनी हो गई? क्या मेरी बात समझ में आती है? अमाउंट कितने से क्रॉस जा चुकी है? TDS लगाएं या ना लगाएं? सिंगल पेमेंट नहीं, एग्रीगेट पेमेंट है, सॉरी एग्रीगेट पेमेंट, एग्रीगेट। सिंगल तो वो उसमें था 30,000 और 1 लाख वाले में, ये तो एग्रीगेट पेमेंट है। कह रहे 30,000 से ज़्यादा जाते हैं। क्या चीज़? अच्छा, तो पूरे साल में हर महीने पे करोगे? प्रोफेशनल फीस है भाई, प्रोफेशनल पूरे साल तुम्हारे नौकर बन के काम नहीं करते हमारी तरह। चलो TDS लगेगा नहीं लगेगा? कह रहे नहीं लगेगा। मैंने तुम्हारी हिम्मत कैसे तुम लगा दो? मेरे पास 4 क्वालिटी है, मैंने अपने अंदर इतने सालों की मेहनत से लेके आया हूं मैं, तुमने मुझे एक ही व्यक्ति समझ लिया, मैंने कहा 4 लोगों का काम करता हूं मैं, तो मुझे अलग अलग चाहिए 30-30 हज़ार के लिए। मैंने कहा अगर मुझे प्रोफेशनल सर्विसेज के ही प्लस 25,000 और मिल जाए तो TDS लगाओ, मैं मना नहीं कर रहा आपसे, लेकिन क्योंकि मैं अलग अलग सर्विसेज अलग अलग कैपेसिटी में प्रोवाइड करता हूं। मैंने कहा 6 बजे आके झाड़ू लगाता हूं, वो अलग बात है, कैपेसिटी अलग है, उसकी अलग एक्सपर्टीज है। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा इसमें अगर कुछ नहीं चलेगा, वो मेरी नॉलेज है ना, वो मैं एक्सपर्टीज है, वो अलग से, मैं क्यों भाई इसी में ठीक ठीक लगा लूँ मैं? क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने कहा भाई 30,000 की जो लिमिट है ये 194J में प्रोवाइड की गई हर एक सर्विस के लिए है 30,000 रुपये। तो अगर इंडिविजुअल व्यक्ति को मैंने कहा मान लीजिए 25-25 हज़ार रुपये जा रहे हैं 3 अलग अलग सर्विसेज के लिए, तो क्या TDS लगेगा या TDS नहीं लगेगा? मैंने कहा प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज और रॉयल्टी। पच्चीस हजार 3 पेमेंट जा रही हैं, क्या लगेगा? मैंने कहा नहीं। कह रहे मैंने कहा नॉन कम्पिटेंस फीस के 28,000 और चले गए। 25 के साथ 28 और। एग्रीगेट पेमेंट कितनी हो गई? ये कितने से ज़्यादा है? कितने से भी ज़्यादा हो, हमें क्या लेना, कोई लेना देना ही नहीं है भाई, 194J है ये। क्या मेरी बात समझ में आती? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 194C में और 194 किस में? J में, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, 194J में हम आ गए। मैंने कहा कुछ और बताना चाहते हो क्या? कह रहे बस वही सारी बातें हैं, सारे इंडिविजुअल HF वगैरह, और ये गरीब लोग मत ले आना इसमें, 1 करोड़ वाले और 50 लाख वाले, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने कहा रेट, कह रहे रेट हम बताएंगे तुम्हें अलग अलग। रेट इसमें 3 रेट हैं। मैंने कहा 3 रेट ना है, ध्यान से देखो, 2 रेट है। कह रहे हम लिखेंगे ऐसी हमारी मर्जी। क्या मेरी बात समझ में? तो उसने कहा 2% वाले हैं कौन? कह रहे अगर तुम कॉल सेंटर हो, अगर तुम कौन हो? कॉल सेंटर, तो कितने की सर्विस मिलेंगे? 22%। कह रहे अगर तुम इसके अलावा कोई रॉयल्टी या फीस वगैरह ले रहे हो तो इस पर कितना होगा? 2%। किस चीज़ का? कह रहे सिनेमाटोग्राफी जो भी है, फिल्म्स, मतलब क्या है? मेरा पढ़ के बताना, तुम बताना प्रनाउंस करके हैं। अरे सिनेमेटोग्राफिक, सही तो बोला था मैंने, सिनेमेटोग्राफी की तो बोला था, हाँ सही तो बोला था, ताली हो जाओ तुम भी। सिनेमेटोग्राफिक सही बोला था मैंने। मैंने कहा इस चीज़ के अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, रॉयल्टी के पैसे मिल रहे हैं, तो आप 2%, इसके अलावा तुम कोई भी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करो तो कितने % पे देंगे तुम्हें? जल्दी से बताइए। 10%। क्या मेरी बात बुझाई या नहीं? पक्की बात है। मैंने कहा एक आध क्वेश्चन करेंगे, मज़ा नहीं आएगा वरना। 194 कौन सा है? तो क्या मैं सर्च कर लूँ 194 जी? कहाँ है? अरे तो सी है, पेज नंबर 22 पे बता रहा है, और मैं कौन से पेज नंबर पे हूँ? 22 पे ही हूँ। हाँ ये रहा ना, नहीं ये तो आई है। जे आ गया, हाँ हाँ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेट ऑफ TDS, कह रहे फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, कोई रेम्यूनरेशन ले रहे हो तुम या कोई रॉयल्टी ले रहे हो, नॉन कम्पिटेंस फीस ले रहे हो, कह रहे 2% लगा देना। मैंने कहा कब? कह रहा अगर कोई तुम फीस टेक्निकल सर्विसेज के लिए, जो कि टेक्निकल सर्विसेज कौन सी सर्विसेज नहीं है? प्रोफेशनल नहीं है, बस ध्यान रखना। या फिर आप रॉयल्टी के लिए पैसा ले रहे हो, या सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के लिए। क्या मेरी बात समझ? इसका मतलब सिर्फ एक ही केस ऐसा बच गया, कौन सा वाला?
प्रोफेशनल सर्विसेज वाला, बस और कॉल सेंटर पे कितना है 2%। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, हाँ जी, क्या 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 कह रहे हैं? बाकी सब अदर में चला गया, बाकी सब अदर में। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, हाँ। कह रहे लिमिट क्या है? कह रहे 30,000 रुपए की किसके केस में 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? कह रहे प्रोफेशनल सर्विसेज के, टेक्निकल के लिए भी, रॉयल्टी के लिए भी, नॉन कॉम्पिटेंस फीस के लिए भी। किसके लिए नहीं है डायरेक्टर की रेम्युनरेशन? मैंने कहा चलो जरा एक बार पढ़ते हैं, फिर उसने यहाँ कहने चार्ट बना के बता दिया। मैंने कहा 2 रेट में 50 चार्ट की क्या जरूरत थी। चलो, XYZ लिमिटेड मेक्स अ पेमेंट ऑफ रुपीज कितने 28,000 की मिस्टर गणेश को, जो कि 2/8/2023 को पेमेंट करते थे टुवर्ड्स फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, एंड अनदर पेमेंट कितने की 25,000 किस चीज के लिए? सेम टुवर्ड्स फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। मैंने कहा 2 सर्विस तुमने दे दी, प्रोफेशनल और टेक्निकल, लेकिन अमाउंट 30,000 से ज्यादा नहीं गया, तो मेरा तो मन नहीं कर रहा TDS लगा लेगा। क्या आपको कर रहा है? दोबारा से पढ़ लो, नीचे नहीं क्वेश्चन नहीं लगेगा क्योंकि 2 सर्विसेज दे रहा है। मैंने कहा इनमें से कौन सा होता तो टैक्स लगा देता मैं। अगर डायरेक्टर की रेम्युनरेशन की कैपेसिटी में तुम कुछ देते तो मैं टैक्स लगाता, अदरवाइज तो टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा बताओ दोनों पे रेट कौन सा लगेगा अगर लगेगा तो? जो प्रोफेशनल सर्विस है उस पर 10% लगाएंगे और जो टेक्निकल सर्विस है उस पर 2% लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तुम आँख खोल के सो रहे हो, पता है वो कम से कम बेचारे पता तो रही कि वो सो रही हैं। चलो देखिए, TDS provision under section 194J would not get attracted since the limit of 30,000 is applicable for professional services and fees for technical services separately। इसका मतलब क्या है? अलग अलग। It is assumed that there is no other payment to Mr. Ganesh। कह रहे इससे ज्यादा हमने उससे टैलेंटेड नहीं माना कि और भी पैसे तुमसे लेगा, एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। ठीक, हाँ। मैंने कहा अगर 55,000 की पेमेंट और हो रही है तो क्या आप बता सकते हैं डायरेक्टर की रेम्युनरेशन वाले पॉइंट में इसे 55,000, मैंने कहा रॉयल्टी, डायरेक्टर की क्या रेम्युनरेशन, मैंने कहा रॉयल्टी पे कर रहे हैं, बताओ जरा फिर क्या होगा? दो %, सिंपल सी बात है। कितने %? 2%। निकालो जरा, 1,100 रुपये। मैंने कहा अच्छा एक बात तो मैं भूल ही गया, पहली वाली पेमेंट पे मैंने काटा नहीं कुछ, दूसरी वाली पेमेंट पे मैंने काटा नहीं कुछ, तीसरी वाली 1 लाख से ज्यादा चली गई। ये 194C नहीं है, ये 194J है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात? ठीक। तो हमने एक और सेक्शन पढ़ा और कैप्सूल में जाके हम टिक करेंगे। हाँ जी, नोट्स पे भी जाके टिक करेंगे। 194 कहाँ गया जी? क्या मेरी बात समझ? बताओ आपको सबसे अच्छे सेक्शन कौन से लगे अभी तक? C और G। क्या मेरी बात? बाकी तो सब रेट कोई भी कर देगा और इंस्टीट्यूट को पता है कोई भी कर देगा, इसलिए देते नहीं है वो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। मैंने कहा 194M पढ़ाने का मेरा बड़ा मन है आपको। क्या कह रहा है? पेमेंट मेड टू M से नींद आ रही है? कर दो ना सर, आग नहीं जाओगे आप, ध्यान रखना। नहीं, पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। मैंने कहा अभी अभी तो तुमने पढ़ा है 194C में पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर। कह रहे जो वहां कवर नहीं है वो यहाँ कवर होंगे। मैंने कहा बताओ जरा आप कौन कवर नहीं है वहां पे? है? सब आते हैं वहां पे? कौन है? नहीं, दोनों बेचारे घर जा रहे हैं, मेरे से डांट खाएंगे, पूरी रात गाली देंगे मुझे। जाते हुए बच्चों को भी नहीं डांटता मैं, कभी भी नहीं। हाँ सच में, घर जाते हुए कभी नहीं डांटता मैं। यहाँ से जाके थोड़ा खुल भी जाते हैं ना, तो खुल के मन में गाली देते हैं, तो वो ज़्यादा लगती है। बताओ ज़रा। जी हाँ, इतना मुश्किल था ये गेस करना। इंडिविजुअल और HUF जिनका एग्रीगेट टर्नओवर
जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से क्या था, कम, और प्रोफेशनल वाले में कितना, 50 लाख से कम था। मैंने कहा तुम ऐसे व्यक्ति हो, कह रहे हाँ, कह रहे अपना घर बनवा रहे। मैंने कहा बनवाओ यार, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहे नहीं दिक्कत है, तुम अपना घर बनवा रहे हो तो औकात भी तो देखेंगे। अगर कोई गरीब व्यक्ति अपना घर बनवा रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम क्या नाम है लाखों में पेमेंट कर रहे हो, फिर तो दिक्कत है। क्या मेरी बात सुनो? अब आप एक बताओ, एक एवरेज व्यक्ति कितने तक का घर बनवा लेगा और किससे ज्यादा पर आपको टीडीएस लगाने की जरूरत दिख रही है? लाखों में ही अमाउंट है। मतलब भाई घर बनवाने में पैसे तो लगते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50, 60, 70, 80, 90 कुछ भी हो सकता है। कह रहे आप एक अमाउंट बता दो कि इससे नीचे वाले पे मत लगाना और इससे ऊपर वाले पे लगा देना। मतलब पर्सनल पर्पस के लिए 30 लाख, कोई सेम नहीं बताएगा। पर्सनल पर्पस पे ही लगाएंगे, ध्यान रखना, पर्सनल पे ही लगाएंगे। 194 एम मतलब मेरा मन लगाएंगे। मन है 20 लाख, 25 लाख, 40 लाख, तुम आसपास पहुंच रहे हो, मतलब तुम्हारी नींद खुल रही है। 50 लाख कितनी अमाउंट है? 50 लाख। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, वो वाला 50 वो अलग है। सुनो 194 एम में आते हैं हम, आ गए 194 एम में। जरा ध्यान से देखो, कह रहे तुम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करो, कमीशन दो, ब्रोकरेज दो, प्रोफेशनल सर्विसेज दो, कुछ भी करो तुम, जो वहां पर कवर नहीं है, क्योंकि सबके साथ लिखा गया था इंडिविजुअल और एचयूएफ जो 1 करोड़ से और 50 लाख से कम है वहां नहीं आते। तो उन्होंने कहा कुछ भी पेमेंट कर लो, चाहे कमीशन की पेमेंट कर लो, कुछ भी पेमेंट कर लो। और पेमेंट कितने से ज्यादा जा रही है? 50 लाख से ज्यादा जा रही है पेमेंट, तो आप चाहे इंडिविजुअल हो या एचयूएफ, तो भाई आपको काटना पड़ेगा यहाँ पर टीडीएस। और रेट क्या रहेगा? कौन सा? 5%। और कह रहे 194 सी, एच और 194 जे तीनों वाले यहाँ पर आते हैं। इसका मतलब 194 सी, जे और एच जब एप्लीकेबल किया जा रहा था उसके नीचे लिखा गया था इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका एग्रीगेट टर्नओवर। क्या ऐसा हमने कहीं विनिंग की अमाउंट पे देखा था? क्या ऐसा कहीं कमीशन की अमाउंट पे देखा था? कमीशन में भी एक ही जगह है, कौन से वाले पे? एच वाले, बाकी सब पे एनी% है। क्या मेरी बात समझ में आती है? जो वहां पर नहीं आएगा उसे यहां पर लगाएंगे। और कब लगेगा? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट। क्या मेरी बातें समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक, ये कौन सा सेक्शन था? 194 एम। बताओ इनमें से आप सिलेक्ट करो, जो बच गए हैं 2 कराऊंगा बस, जो आपसे मैं बताऊंगा नहीं बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। हाँ जी, क्या आपने चुन लिया? तुम ऐसी शक्ल क्यों बनाते हो? तुम बालिका वधू हैं? स्टार प्लस पढ़ने आए तुम यहाँ? उसने तो याद दिलाया मुझे। बालिका वधू को देख देख के मुझे बड़ी चिढ़ आती थी। इतनी सी उम्र में पैसे कमा रहे थे उस समय पर, तो हमें ऐसा लगता था यार, मैं नहीं देखता। मैंने कहा बालिका वधू में जो कैरेक्टर थे वो हर जगह जब स्टार्टिंग में आए थे ना, सब जगह छाई हुई थी। जितने भी रियलिटी शो है उस पर भी जा रही थी, ये जा रही थी। अब पहले क्या होता था कि शाम को रियलिटी शो सभी देखते थे, डांस इंडिया डांस कह लो या कोई, पहले कहाँ इतने पास फोन होते थे कि सब अपने अपना पर्सनल घर जाके, और एक ही बच्चा 3 मल्टीटास्किंग कर रहा है, इसमें मूवी चल रही है, इसमें व्हाट्सएप चल रहा है, उसमें इंस्टाग्राम चल रहा है। पहले तो पूरे घर में एक टीवी होता था, वही चल रहा होता था। इसलिए मुझे पता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? गरीबी से मुझे पता है। अब बताओ आप। आई और आई ही करेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन मेरा मन है चलो तो फिर आई और आई ही कराऊंगा तुम्हें। लोग नालायक हो, मैं तो कह रहा था छोटे वाले करा दूं। ये पकड़ो तुम 194 आई और आई ए, कोई बात नहीं। 194 आई और ना 194 आई, 194 आई ए और 194 बी एक साथ ही पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं आई ए को रहने देता हूँ 194, लेकिन आपको 194, अरे कहाँ चला गया ये, आई और आई बी, जैसे 194 जे और 194 एम में रिश्ता है, 194 सी और 194 एम में रिश्ता है, जैसे 194 एच और 194 एम। जे नहीं है जिसमें वो जी 194 सी, 194 एच जी
इन तीन चीज़ों में जो रिश्ता 194M में है, इसका मतलब पर्सनल पर्पस और बिजनेस पर्पस, ऐसा ही रिश्ता आपका 194IA और 194IB में है। क्या मेरी बात समझ में होता है? एक लाइन का है नाला है। कह रहे अब हम पता है किसकी बातें कर रहे हैं, अब हम रेंट की कह रहे इस पे किसकी बातें कर रहे हैं, कह रहे रेंट की। कह रहे यहाँ पर किस पे रेंट कह रहे कोई भी रेंट पे कर दे उस पर लगा देंगे हम, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, प्लांट और मशीनरी, कुछ भी आपके पास रेंट आ रहा है ना, आप हमें टैक्स दो। कह रहे इसमें से वो लोग हटा देना जिनका इंडिविजुअल और एचयूएफ और जिसका एग्रीगेट टर्नओवर वगैरह, मैंने कहा वो कहाँ जाएंगे, कह रहे बी में। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। मैंने कहा फिर बताओ जरा रेंट कितना होना चाहिए। कह रहे पूरे साल में अगर रेंट 2,40,000 से ज़्यादा चला जाए, इसका मतलब पर मंथ जो रेंट है वो 20,000 की लिमिट है। कह रहे अगर पूरे साल में जो रेंट है वो कितने से ज़्यादा चला जाए, 2,40,000 से एक्सीड कर जाए अगर, तो आप टीडीएस लगा देंगे। मैंने कहा फिर यही दिक्कत वाली बात हो गई। मैंने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि 2,40,000 एक्सीड होगा या नहीं होगा, बताओ जरा। रेंट बीच में बढ़ भी जाता है, कभी कमरा भी खाली हो जाता है, बड़ी दिक्कतें हैं। तो मैंने कहा आखिरी रेंट पे करने से पहले आपको सब पता चल जाएगा, या तो मार्च आ गई होगी, या आप खाली कर रहे होगे, या कोई भी XYZ रीज़न है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो आखिरी जो आप रेंट पे करोगे उसमें आपको सब पता चल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में? तो टीडीएस डिडक्ट करने का समय क्या होगा, एट द टाइम ऑफ लास्ट पेमेंट ऑफ रेंट। क्या मेरी बात समझ? जो भी रेंट जाएगा आखिरी महीने का उस समय पर आप पे कर देंगे। लेकिन मैंने कहा इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ये 1,50,00,000 क्या लिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ये किस चीज़ का है? कह रहा प्लांट एंड मशीनरी पे अगर आप जाओगे तो 2% है, बाकी बिल्डिंग वगैरह पे जाओगे तो आप 10% पे लगाओगे। मैंने कहा बस इतनी बातें पकड़ के अब आते हैं एग्जाम्पल। कौन सा सेक्शन हम पढ़ रहे हैं? इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, प्लीज़ ज़रा ध्यान से समझेंगे इस वाले पॉइंट को। मैंने कहा मैंने दो चीज़ें, मैंने कहा मान लीजिए मैंने प्लांट एंड मशीनरी, नहीं जी आई पढ़ रहे हैं, आई ए पढ़ रहे हैं, आई और आई बी पढ़ रहे हैं ना, सॉरी 194 आई पढ़ रहे हैं, ए हमने छोड़ दिया था, बी पढ़ेंगे। ठीक है, तो 194 आई में हमने कहा हमें रेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें? रेंट। कह रहे रेंट हमें तुम देंगे, मान लीजिए कि कमरा किराए पे चढ़ा 1/4/2024 पे, और 31 दिसंबर 2024 में वो खाली हो गया। क्या मेरी बात समझ? वेकेट। वेकेट का मतलब समझ में आता है कि अगर वैकेंसी की वजह से कम है तो ऐड करके देखेंगे तो जीएबी में आएगा, और वैकेंसी की वजह से कम नहीं है, ऐसा कुछ याद है आपको? वही वाला वेकेट। कह रहे रेंट बताओ, रेंट कितना है तुम्हारा? मैंने कहा रेंट ज़्यादा नहीं है, बस बस 30,000 रुपये है, बस ज़्यादा नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा सूख जाओ फिर। मैंने कहा तुम सारा रेंट पे करने, हाँ सूख मत जाओ, रुक जाओ, सॉरी 2,70,000 का तुमने रेंट पे किया होगा, उस पर कितने परसेंटेज लगा दूँ? 10%, क्योंकि क्या मैंने किराए पे दी है? बिल्डिंग। क्या किराए पे दी है? बिल्डिंग, इसलिए 10% लगा रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी होता तो 2%। कितना आ जाएगा? मैंने कहा तुम आखिरी महीने का जब रेंट पे करोगे ना, कौन से महीने का? मार्च। कह रहे 27 मार्च, उसमें से माइनस कर देना कितना? 27,000, और कितने का रेंट मुझे दे के चले जाना? दिसंबर। तो शक्लें क्यों बना रहे हो नालायक, बताओ ना मुझे। दिसंबर महीने का जब आप रेंट पे करेंगे, ठीक है, तो कितना मैं नेट जो अमाउंट है दिसंबर महीने का वो कितना देके जाऊंगा आपको? 3,000 रुपये। एकदम से अचानक से आया, कह रहे नहीं रहने दो। कह रहे अगर कोई नॉर्मल एसएससी है वो अगर रेंट पे कर रहा है तो, मैंने कहा किस चीज़ का? कह रहे किसी भी चीज़ का अगर रेंट पे कर रहा है तो फिर क्या होगा? मैंने कहा भाई देखो छोटा मोटा रेंट होता है तो टीडीएस नहीं कटता, लेकिन अगर रेंट 50,000 पर मंथ से भी ज़्यादा चला जाए तो फिर तो गड़बड़ वाली बात। क्योंकि पूरे साल में रेंट कितना जाएगा बताना ज़रा? 6 लाख। कह रहे छोटा मोटा रेंट नहीं है भाई, अगर आपकी 10,000 की 15,000 की कहीं शॉप आपने ली है 20,000 25,000, कह रहे नॉर्मल बात है, इस पर टीडीएस नहीं लगता। लेकिन अगर आप जिस स्पेस को ले रहे हो उसका रेंट 50,000 से ज़्यादा तो उस पर तो टीडीएस नहीं लगेगा। और टीडीएस जमा कौन कराएगा? जो पे कर रहा है। हम कौन सा वाला करते हैं? प्लांट एंड मशीन ले लिए हमने। टर्नओवर वाले हमारा आपको लगता है 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है? 5 लाख रुपए भी टर्नओवर नहीं है क्या? करंट? हाँ रेंट बहुत ज़्यादा, वही तो मैं कहता हूँ खर्चे बहुत ज़्यादा, तुम लोग मानते कहाँ हो? हम आ गए हम किस पे? 194।
पेयू में मिलता है मुझे, पता ही नहीं। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अगर कोई मिल जाए तो बढ़िया सा। चलो, हालांकि क्वेश्चन के लिए मैंने कल का दिन चुना है, चलो इसके क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है। अब सुनो जरा ध्यान से मेरी बात। सेक्शन की बातें कर लेते हैं कुछ। 194 बी में क्या है? विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई सी भी हो विनिंग यहाँ पर आती है। 194 बी हॉर्स रेस, ठीक है। उसके बाद 194 किसकी पेमेंट कर रहे हैं हम? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट कर रहे हैं। 194 किस में? जे में सी में। एक क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया था ऐसा ही, बहुत सुंदर क्वेश्चन लिखा मुझे, मैंने कहा बहुत बढ़िया बढ़िया पेमेंट थी उसमें। वो क्वेश्चन हमने क्यों नहीं किया मुझे समझ में नहीं आया। शट अप, 194 सी के तो कर ही रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन 194 सी का। कह रहे मिस्टर गणेश, याद है क्या तुम्हें मिस्टर गणेश? कह रहे हाँ वो वाले नहीं है ये। इस इंडिविजुअल कैरिंग ऑन रिटेल बिजनेस, इसका टर्नओवर 2.5 करोड़ से ज्यादा है। मैंने कहा आ जाओ मिस्टर गणेश, कौन से सेक्शन में? क्यों बताओ? 1 करोड़ से ज्यादा हो तुम। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट की है उन्होंने फॉर रेजिडेंशियल रिपेयर ऑफ हाउस। बताओ जरा क्या करें? मैंने कहा 194 सी में तो आए हो, लेकिन बिजनेस का कहाँ है, तो इसमें नहीं लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद कह रहे पेमेंट ऑफ कमीशन टू मिस्टर वलीश फॉर बिजनेस पर्पस। कह रहे कमीशन पेमेंट की है मैंने कहा अरे कमीशन कौन सी वाली कमीशन? 3 कमीशन है हमारे पास। पहली कमीशन 194 डी में, डी ए में? डी में, वो भी नहीं है। दूसरी कौन सी में? जी में कौन सी है? लॉटरी वाली, वो भी नहीं। तो कौन सा बचा? 194 एच। और क्या 194 एच में, ध्यान से समझना, क्या 194 एच में भी यही लिखा होता? सी एच में और जे में जो इंडिविजुअल वगैरह हैं वो नहीं आते इसमें वाले। तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल ऐसा है जो 194 एच में आएगा। 194 जैसे सी में बताया गया है वैसे एच में भी बताया गया है कि ऐसे एग्रीगेट टर्नओवर वाले व्यक्ति जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है वो इस सेक्शन में आते हैं। बताता हूँ 194 एच की बातें बताता हूँ आपको। जैसे 194 एच देखो यहाँ पे दिख रहा है ना कि यहाँ पर आएंगे बस वही वाले लोग जो इससे ज़्यादा वाले होंगे, कम वाले यहाँ पर नहीं आते। हाँ, किसी में भी। तो जैसे 194 इसमें भी ये बातें लिखी गई हैं। जैसे उसके बाद 194 सी में भी ये 1 करोड़ और 50 लाख वाली बातें लिखी गई, दिखाई दे रही है आपको। और कहाँ लिखी गई? 194 आई में भी ये बातें लिखी गई हैं। 194 आई बी में भी ये बातें लिखी गई हैं। एच पे जाओ, जिसके ग्रॉस रिसिप्ट से ज़्यादा है या कम है? सोच लो, ज़्यादा वाला कहाँ जाएगा फिर? सी में जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही। तो बताओ ज़रा कितने, क्या इस पे लगेगा या नहीं लगेगा, ये बता दो बस मुझे जल्दी से। टीडीएस लगेगा या टीडीएस नहीं लगेगा? हाँ लगेगा, क्योंकि 15,000 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है, 30,000 से ज़्यादा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। मिस्टर राजेश एक होलसेलर ट्रेडर है जिसका टर्नओवर जो है 95 लाख से। मैंने कहा भाई तुम तो बंद ही हो जाओ, लेकिन मैंने कहा पेमेंट देख लो जरा एक बार, 50 लाख से क्रॉस तो नहीं कर रही। कह रहे 20 लाख की पेमेंट की जनवरी में, 15 लाख की पेमेंट की कब? फेब में, और फिर 20 लाख की पेमेंट की मार्च में। मैंने कहा जरा टोटल करना जरा एक बार तुम, 55 लाख। मैंने कहा बदतमीज लोग। 194 एम टर्नओवर कम है लेकिन पेमेंट तुम्हारे बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा आ जाओ तुम, 194 एम में टीडीएस लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, आगे। मिस्टर सतीश एक कौन सा व्यक्ति है? सैलरीड इंडिविजुअल है, पेमेंट की है उसने बेचारे ने ब्रोकरेज फॉर बाइंग अ रेजिडेंशियल हाउस। बस कितने का हाउस? सेक्शन कौन सा लगाऊं? 1 लाख पे लगाऊं या 51 लाख पे लगाऊं? 51 लाख पे। मिस्टर धीरज एक कौन है? पेंशनर, मतलब बिजनेसमैन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट की है अक्टूबर नवंबर में फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, लेकिन 48 लाख से। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, 50 लाख से कम है तो 194 एम अट्रैक्ट नहीं होगा, यही बताएंगे हम उसको। कह रहे क्या टीडीएस लगेगा पहले वाले केस में? कह रहे नहीं लगेगा, और दूसरे वाले केस में लगेगा, लेकिन उन्होंने देखो 194 एच ही लगाया है, पता है आपको। इस वाले पे आ जाओ,
55 लाख, क्या 55 लाख वाले पे 194M लगेगा? बताता हूँ, 55 लाख पे 194M लगेगा क्या? हाँ लगेगा। उसके बाद नीचे वाले पेमेंट पे आ जाओ, क्या 51 लाख पे भी लगेगा? कह रहे हाँ 194M लगेगा। कह रहे 48 लाख पे लगेगा? कह रहे नहीं। क्या नहीं लगेगा? 194M। फिर सवाल आया कमीशन का। 190 कह रहे कमीशन जो है ना हमेशा वो 194C में कभी भी नहीं आएगी। कमीशन 3 ही तरीके की हो सकती है, जो बच गई वो कहाँ आएगी? 194H में। इसलिए उन्होंने 5000 15 कितना लिखा है? 15,000 से ज़्यादा। इसे ठीक कर लेते हैं, पहले मैं ठीक बता ना लाया। 194H ग्रेटर देन 15,000। क्वेश्चन समझ में आया? ये तो था 194 कौन सा वाला? सी वाला। सी के बाद हम क्रॉस करके किस पे गए? डी पे। सी के बाद क्रॉस करके किस पे गए? 194D। और डी में क्या बताया आपने? लॉटरी नहीं, इंश्योरेंस की कमीशन। और फिर हमने सीरीज से 2 और सेक्शन पढ़ लिए। 194G, जी में सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स की कमीशन थी और एच में बाकी सारी कमीशन और ब्रोकरेज आती हैं। अमाउंट 15,000 है और रेट 5%। उसके बाद हम जब 194C के बाद हम गए डी पे आ गए DA पे। DA पे था जब हमारा मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है और उसके सारे प्रोविजन आपको पता होंगे कि अमाउंट कितनी होनी चाहिए। 1 लाख से कम होगा, डेथ पे मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और जो प्रीमियम अमाउंट के अंदर अगर होगा तब भी नहीं। 3 केस में नहीं होगा, अदरवाइज लग जाए प्रीमियम को माइनस करने के बाद। ये हो गया हमारा 194 कौन सा? DA। उसके बाद चले हम आगे। उसके बाद कौन सा पढ़ा हमने? 194J। जे में क्या पढ़ा हमने? प्रोफेशनल फीस, टेक्निकल फीस, रॉयल्टी, नॉन कम्पिटेंस फीस और डायरेक्टर की रेम्युनरेशन। अगर ये सारी पेमेंट आप करते हो इंडिविजुअल पेमेंट के लिए, ईच पेमेंट के लिए किसी व्यक्ति को 30,000 रुपये तक की अगर आप पेमेंट है हर एक सर्विस के लिए अलग अलग, तो उसमें टैक्स नहीं लगाएंगे। जिसमें डायरेक्टर रेम्युनरेशन कवर नहीं होता, इसका मतलब 5,000 की भी डायरेक्टर रेम्युनरेशन है तो उसमें तो पेमेंट लगेगी ही। और उसके बाद 2 रेंट वाले सेक्शन पढ़ाए मैंने आपको, 194I और 194IB, जो कि कल पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल्स के साथ। ई कहाँ पढ़ लिया? अच्छा वो अंग्रेज वाला, हाँ पढ़ा दिया था, ई वाला पढ़ा दिया था, अंग्रेज वाला। ई अंग्रेज को पेमेंट कर रहे हैं, कितने अमाउंट तक पेमेंट नहीं लगेगी? किसी में भी हो पेमेंट लगेगी। और जो रेट है वो 20.8% है। कौन सा अंग्रेज होना चाहिए? ऐसा व्यक्ति, स्पोर्ट्स मैन या स्पोर्ट्स पर्सन को जो रिप्रेजेंट कर रहा हो। इसका मतलब जो IPL वगैरह में जो लोगों को पेमेंट जाती है इन पे TDS काट के देते हैं इनको 20.8, या फिर कहते हैं भाई तुम पैन कार्ड दिखाओ, और उनके पास है नहीं, मतलब चिढ़ाते हैं उनको। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं? ये थे कुछ TDS के प्रोविजंस। मेरे ख्याल से 3 क्लास लगेंगी इसमें पूरी प्रॉपर सारे क्वेश्चन, और एक चौथी क्लास क्वेश्चन को मिला के 4 क्लास लगेंगी हमें TDS में। और गारंटी आज क्लास को मिला के, और गारंटी है कि आपके एग्जाम में 110% आएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? नोट्स कैसे लिखने हैं वो मैं आपको फाइल भेजूंगा, उससे लिखने हैं कितने कैसे क्या। बुझाया? पक्की बात है? ठीक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बंद कर दो।